नमस्कार मित्रों, AVFM के मॉड्यूल बी के क्विक रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉड्यूल बी जो कि आपको पता ही है, ये इसमें दोस्तों 50% थ्योरेटिकल 50% न्यूमेरिकल है, इंक्लूडेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक एक चीज़ को हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगले 1 से 1.5 घंटे में दोस्तों मॉड्यूल बी को कम्प्लीटली मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और इसके बाद डायरेक्टली आप MCQs पे जाइए, MCQs अटेम्प्ट कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पैसा कहाँ से आता है? ऑनर से या प्रमोटर के पास से, जिसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। लिखा है ना, ऑनर या प्रमोटर, इसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है। बड़ी प्रोजेक्ट में सिर्फ आपका पैसा काफ़ी नहीं होता, यहाँ आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ब्रिज फाइनेंस। जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा ना, तो वहाँ पे या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लीजिएगा या ब्रिज फाइनेंस कीजिएगा। अब ब्रिज फाइनेंस टेम्प्रोरी होता है, राइट। जब तक परमानेंट फाइनेंस अरेंज हो तब तक ब्रिज फाइनेंस का कामिंग होता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ टेम्प्रोरी फंडिंग। यदि हम बात करें टर्म फाइनेंस की, देखिए, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना होता है, बट केयरफुल किस बात का? कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो देखना पड़ता है। जैसे इक्विटी ₹100 है तो आप जो है 200 बोरो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले सकते हैं, नहीं। आपका DER इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपका यदि इक्विटी ₹100 है तो बोरोइंग आप उसका डबल यानी 200 कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर DER। यदि मान लीजिए DER 2 है तो आप 200 बोरो कर सकते हैं, राइट। मतलब पर यूनिट इक्विटी के लिए आप कितना डेब्ट ले सकते हैं वो हमें DER बताता है, राइट। चलिए, तो एक तो मैंने बताया कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेना पड़ेगा, फिर ब्रिज फाइनेंस लेना पड़ेगा जो कि टेम्प्रेरी फंडिंग होता है, फिर टर्म फाइनेंस भी होता है। ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है दोस्तों? डेली ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए होता है जो करंट एसेट और लायबिलिटी का गैप कवर करता है। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो है आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का जो गैप है वो कवर करता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, राइट। तो जैसे आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको पता ही होगा कि एक तरफ हमारा एसेट होता है और एक तरफ हमारा लायबिलिटी होता है। जस्ट लेट में सो इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखिए, इस तरह एक तरफ हमारा एसेट होगा, एक तरफ हमारा लायबिलिटी होगा। ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। तो यहाँ तक मान लीजिए कि हमारा ये करंट लायबिलिटी है, राइट, और ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और यहाँ मान लीजिए कि करंट एसेट है। तो ये जो गैप है ना, ये जो बीच का गैप है, ये कहाँ से फुलफिल होगा? तो ये फुलफिल होता है हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, और इसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल गैप, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइकिल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका कैश होगा, कैश से आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपको रिसेवेबल आएगा। रिसेवेबल समझते हैं ना? रिसेवेबल का मतलब होता है कि जब आप गुड्स को बेचते हैं तो आपको बिल बना के देता है ना, जो आप बिल बना के उसको देते हैं। ठीक है। तो मतलब आपको पैसा मिलेगा बाद में, उसको रिसेवेबल कहा जाता है। और फिर जैसे ड्यू डेट आता है तो आपको कैश मिल जाता है। तो ये बेसिकली हमारा साइकिल चलता है। अब यहाँ पे सवाल है कि बैंकर्स का क्या रोल है? तो देखिए, बैंक वाला आपका कंट्रीब्यूशन चेक करेगा। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पर, राइट। तो बैंक में आपके कंट्रीब्यूशन चेक होते हैं, एंड दिस डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस टाइप। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि बैंक का क्या रोल है यहाँ पे। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट दिस इक्विटी कैपिटल। देखिए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपको यदि क्रेडिट मिल जाए तो प्रोक्योरमेंट के लिए जो फंड चाहिए वो कम हो जाता है। गैप मैनेजमेंट, अभी जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का जो गैप है उसको कैसे मैनेज किया जाए? तो बैंकर क्या बोलते हैं कि बोरोवर कंट्रीब्यूशन लाओ। ठीक है। और ये कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा किस तरह का बिजनेस एक्टिविटी। यानी बोरोवर को भी बोलते हैं कि तुम भी कंट्रीब्यूट करो, राइट, अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से कंट्रीब्यूट करो, राइट। और इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे फंड कॉस्ट को कम करे और एडवांटेज को मैक्सिमाइज करे। और क्लीन फाइनेंस क्या होता है? कॉस्टलेस होता है, इसका इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। ठीक है। और जो इक्विटी है वो सस्ता दिखता है लेकिन सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे डिविडेंड हो गया, पोस्ट टैक्स हो गया। तो देखिए, इक्विटी सस्ता है लेकिन सर्विसिंग कॉस्ट ज़्यादा है इसका। तो बिल्कुल, फिर बात करें इक्विटी कैपिटल की। इक्विटी क्या होता है? यह वो पैसा है जो प्रमोटर इन्वेस्ट करते हैं, राइट, प्रमोटर इन्वेस्टेड। और अगर सब एसेट बेच दिया जाए और लोन रिपे हो गए तो बचेगा वो इक्विटी होल्डर का होगा। मतलब आपने सब एसेट बेच दिया, हाँ, आपके जो लोन है, आपकी जो भी लायबिलिटीज़ है आपने पे कर दिया, तो जो भी बचेगा वो आपका इक्विटी कैपिटल कहलाएगा। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? तो देखिए, इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स छोटे छोटे यूनिट्स में होती हैं। यहाँ देखिए लिखा गया ना, यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। फिर उसके बाद राइट, डिविडेंड और वोटिंग राइट मिलते हैं। इक्विटी कैपिटल में आप डिविडेंड का राइट मिलता है, आपको डिविडेंड मिलेगा। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगी आपको लाभांश मिलेगा, आपको सरप्लस एसेट मिलेगा लिक्विडेशन होने पर, आपको वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, ये दूसरा इसका बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है लिक्विडिटी। अच्छा, सब्सक्रिप्शन, ये सभी के लिए ओपन होता है एज पर द AOA। AOA क्या होता है? आर्टिकल ऑफ
एसोसिएशन, कंपनी का अपना एओए होता है। फिर गवर्नेंस, तो गवर्न कैसे होता है इक्विटी कैपिटल, तो एमओई में लिखा रहेगा, एओई में लिखा रहेगा। ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफरी जो है सेम रूल फॉलो करते हैं। एग्जिट, तो शेयर होल्डर जो है अब बेच भी सकते हैं अपने इक्विटी कैपिटल को एज पर द रूल। यदि लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिस्टेड शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हैं, राइट। तो इनहांस इफ लिस्ट, मतलब जो आपका लिस्टेड शेयर है ना उसको आप स्टॉक एक्सचेंज पे इसको बेच भी सकते हैं इक्विटी कैपिटल को। और प्राइसिंग की बात की जाए तो देखिए प्राइसिंग काफ़ी नॉमिनल होता है, प्रीमियम हो सकता है या डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है, एज़ पर द रेगुलेशन ये वेरी करता है। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई इक्विटी कैपिटल होता क्या है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कैसा यूनिट्स होता है, क्या होता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। बायबैक का ऑप्शन है, इशू फ्री, फिर प्लेज, शेयर कैन इशू कैन सिक्योर, हाँ प्लेज के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी लोन को भी सिक्योरिटी के रूप में यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ की टर्म्स के बारे में समझाता हूँ। जैसे पहला आप देख सकते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है। ये सेट होता है कंपनी के एमओई और एओई में। कंपनी का जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें इसका ऑथराइज कैपिटल सेट होता है। फिर तो ये तो हो गया हमारा ऑथराइज कैपिटल। अब यदि शेयर कैपिटल के टाइप्स की बात करें तो पहला होता है हमारा इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल का वह हिस्सा जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है उसे हम लोग इशूड कैपिटल बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए एक तो होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो अलॉट है, और इसका एक पार्ट होता है जो कि पब्लिक को इशू किया जाता है। किसको इशू किया जाता है? पब्लिक को इशू किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल का वह हिस्सा जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, इसको हम लोग इशूड कैपिटल बोलते हैं। इसके अंदर कैश और नॉन कैश कंसिडरेशन दोनों आती हैं। फिर आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। ध्यान से सुनिए, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल का वो पर्सन जो लोग अप्लाई और अलॉट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑथराइज कैपिटल का हिस्सा को हमने क्या कहा? इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल के हिस्सा को हम क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। यानी कैसा हिस्सा? इशूड कैपिटल का वैसा हिस्सा जो लोग अप्लाई और अलॉट करते हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं। और फिर कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो कंपनी ने शेयर होल्डर से जो अमाउंट ऑफिशियली मांगा उसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, यानी पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। यानी ये इशूड कैपिटल का ही पार्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल, जो कि शेयर होल्डर से कंपनी ने मांगा है, राइट। और मल्टीपल कॉल पॉसिबल है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? देखिए, शेयर होल्डर से जो एक्चुअल पेमेंट रिसीव हुआ, मांगना अलग चीज़ होता है और एक्चुअल जो पेमेंट रिसीव हुआ वो अलग होता है। तो शेयर होल्डर से जो पैसा रिसीव होता है उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। हो सकता है कि ये सब्सक्राइब से कम हो, यदि पेमेंट डिले हो जाए, स्किप हो जाए तो, राइट। ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट डिले होगा तो सब्सक्राइब से तो कम ही होगा ना। सब्सक्राइब कैपिटल क्या था? ऑथराइज कैपिटल का वह हिस्सा, इशूड कैपिटल का वह पोर्शन जो लोग अप्लाई करते हैं, लॉट करते हैं। अब मान लीजिए पेमेंट टाइम पे नहीं आया तो पेड अप कैपिटल तो आपका कम ही हो जाएगा एज कम्पेयर टू इशूड कैपिटल। फिर आता है कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर यानी जो पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया बट कंपनी को मिलना है। मतलब एक कुछ ऐसा पैसा होगा ना कॉल्ड अप कैपिटल का जो कि अभी मिलना बाकी है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरियर, राइट। और एक होता है अनपेड कैपिटल। अनपेड कैपिटल मतलब कि जो फाइनलाइज अनपेड अमाउंट है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि आप क्या एक्शन लिया जाए। और एक होता है फॉरफिटेड शेयर। अगर पेमेंट नहीं होता है तो शेयर कैंसिल हो सकते हैं, इसको बोलता है फॉरफिटेड शेयर। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैंने समझा दिया। अब सवाल है कि इक्विटी को क्यों चूज़ करें लोन के ऊपर। देखिए, सबसे पहला कारण है रिस्क टॉलरेंस, ठीक है, कि ओनली ऑनर और प्रमोटर एक्सेप्ट इनहेरेंट रिस्क, लेंडर सी गारंटेड रिटर्न। मतलब ऑनर रिस्क ले सकते हैं, लेंडर को गारंटेड रिटर्न चाहिए ही चाहिए, है ना। इसीलिए इक्विटी कैपिटल को लोन के ऊपर प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इक्विटी कैपिटल के अंदर ऑनर का कंट्रीब्यूशन होता है, प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन होता है और वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो लेंडर होते हैं ना, उनको केवल गारंटेड रिटर्न चाहिए। इसीलिए दोस्तों इक्विटी कैपिटल को प्रीफर किया जाता है लोन के ऊपर, राइट। इसका दूसरा एडवांटेज आप देख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पेमेंट मिलेगा ही, रिवार्ड या इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कोई रिपेमेंट भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिपेमेंट का कोई प्रेशर नहीं है इसमें, है ना। और यहाँ पे ये आपके लेंडर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो ये तो आपने देख लिया कि इक्विटी कैपिटल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब थोड़ा डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। आपको ऑनरशिप का सेंस मिलता है, इक्विटी ज़्यादा होगा तो सेफ्टी ज़्यादा होगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा लेंडर को, सिंपल सी बात है। ड्रॉबैक ये है कि इन्वेस्टर को हाई रिटर्न चाहिए और इक्विटी रेज करना महंगा पड़ता है ना। जैसे आप इक्विटी शेयर होल्डर हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हायर रिस्क तो हायर रिटर्न, ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखिए, सिंपल सा आपको मैंने बीएफए में बताया था कि रिस्क, रिटर्न और कैपिटल तीनों में कोरिलेशन होता है। जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए उतना हायर रिस्क होगा, हायर रिस्क होगा तो कैपिटल का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा,
ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों कॉस्टली, महंगा पड़ता है इक्विटी रेजिंग, इक्विटी रेज करना। जैसे आप देख सकते हैं ना, इसे बहुत सारा खर्चा है। कैसे? जैसे आप यहाँ देखिए, एक्सपर्ट सर्विस होता है, मार्केटिंग होता है, ऐड में, प्रिंटिंग में, ब्रोकरेज में, कमीशन, कॉम्प्लाइंस, ये सब खर्चे इसमें आते हैं। तो ये सबसे दूसरा ड्रॉबैक है इक्विटी का। चीज़ें क्लियर हो रही है दोस्तों? एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। इसी प्रकार से मैं आपको सभी मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूंगा इन तरह के वीडियोस के माध्यम से। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल एक्रूवल की। देखिए, कंपनी का जो रिटेन प्रॉफिट या रिजर्व का यूज होता है फाइनेंस नीड के लिए। यहाँ लिखा ना रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट मतलब जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, प्रोविजन हो गया, रिजर्व्स हो गए, डेप्रिसिएशन हो गए, ये सब के सब रिटेन प्रॉफिट के पार्ट्स होते हैं। तो वो इंटरनल एक्रूवल होता है। तो कंपनी का जो रिटेन प्रॉफिट है या जो रिजर्व्स हैं उसका यूज होता है फाइनेंस नीड के लिए। इसका सोर्सेज क्या क्या है? तो सोर्सेज आप दे सकते हैं पीएटी, जो रिटेन प्रॉफिट का भी आप यूज़ कर सकते हैं ना फाइनेंस के लिए, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर रिजर्व्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है हमारे इंटरनल एक्रूवल का। हम लोग सोर्सेज की बात कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि कोई कॉस्ट नहीं होता, तुरंत अवेलेबल होता है, और ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट कॉज ऑनरशिप डाइल्यूशन, पहला पॉइंट। फिर रेडिली अवेलेबल है, नो कॉस्ट फॉर यूज है। इसको एक बार देख लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें, देखिए मिसयूज का रिस्क हमेशा होता है, राइट। हो सकता है कि आप मिसयूज कर लें, राइट, इस पार्टिकुलर रिजर्व्स को। फिर शेयर होल्डर का डिससेटिस्फैक्शन आता है, और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी अफेक्ट होता है, लिखा है ना, हर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। फिर शेयर होल्डर का डिससेटिस्फैक्शन आता है। फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए इसका सोर्सेज क्या क्या है। तो सोर्सेज तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे पीएटी आ सकता है। फिर हमारा नॉन कैश प्रॉफिट, जैसे कि प्रोविजन हो गया, रिजर्व्स हो गया, जो आपने प्रोविजन करके रखा है अपने एसेट पे, वो वाला नॉन कैश प्रॉफिट होगा। डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारे रिटेन अर्निंग के पार्ट हो सकते हैं, राइट। चलिए, तो एडवांटेज की बात हमने कर ली, डिसएडवांटेज की बात कर ली। ओके, आई थिंक इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग प्रेफरेंस कैपिटल पे आते हैं। देखिए, इक्विटी और डेप्ट का मिक्सचर होता है ये। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट। सेफ है पर थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। इट इज़ लेस रिस्की देन इक्विटी, से कम रिस्की होता है प्रेफरेंस कैपिटल। इसको क्वाजी रिस्क कैपिटल बोला जाता है। और इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड रेट फिक्स होता है, ठीक है। इसको 20 साल के अंदर आपको रिडीम करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट बी रिडीम विद इन 20 ईयर। और इसमें बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेक्शन दिया गया है, ये नाम ही रखा गया ना रिडीमेबल शेयर। तो रिडीमेबल शेयर का मतलब क्या होता है कि आपको 20 साल के अंदर रिडीम करना ही करना है, ठीक है। तो फिर है कि लिमिटेड वोटिंग राइट मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा गया लिमिटेड वोटिंग राइट, ठीक है। तो एक्टिवेटेड आफ्टर 2+ ईयर, 2 से ज़्यादा साल के लिए यदि डिविडेंड अनपेड रहेगा तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और कुमुलेटिव शेयर क्या होता है? कुमुलेटिव शेयर भी पार्ट है हमारे प्रेफरेंस कैपिटल का। ये जो हमारे अनपेड डिविडेंड है ना, जो भी डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ है, वो एक्यूमुलेट होते जाता है और उसको बाद में पेमेंट किया जाता है। इसको कहा जाता है कुमुलेटिव शेयर, राइट। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो देखिए क्या क्या फ़ायदा है प्रेफरेंशियल कैपिटल का। इक्विटी से कम रिस्क होता है। यहाँ पे क्वाजी रिस्क है, मतलब रिस्क और डेप्ट, इक्विटी और डेप्ट का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। और डिविडेंड पेड, यदि प्रॉफिट अवेलेबल है तो डिविडेंड पे किया जाएगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पे करना ही करना है। डिविडेंड रेट यहाँ फिक्स होता है। और डिविडेंड जो पे किया जाएगा टैक्स के बाद पे किया जाएगा, टैक्स डिडक्शन नहीं लगता। फिर रिन्यूएबल शेयर की बात की हमने, और इसमें वोटिंग राइट आपका लिमिटेड होता है। जैसे मैंने इक्विटी शेयर में बोला था ना कि पूरा का पूरा वोटिंग राइट होता है, यहाँ पे नहीं होता है वोटिंग, लिमिटेड वोटिंग राइट होता है। डिविडेंड फिक्स होता है, इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। तो एडवांटेज क्या है इसका प्रेफरेंस कैपिटल का? तो देखिए, इसमें सबसे पहला एडवांटेज है, आई थिंक इसमें यहाँ पे आप इसका एडवांटेज यहाँ देख सकते हैं। पहला एडवांटेज है कि आपका लॉन्ग टर्म फंडिंग होता है, ये 20 से ज़्यादा साल के लिए होता है ये प्रेफरेंस कैपिटल। उसके बाद फंड रेजिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, कोई डिविडेंड का कंपल्सन नहीं है, एक्सेप्ट हाँ कुमुलेटिव शेयर में है। कुमुलेटिव शेयर में आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन कुमुलेटिव शेयर को छोड़ के जो हमारा रिन्यूएबल शेयर होता है वहाँ पे कोई डिविडेंड का कोई कंपल्सन नहीं है। रेकरिंग कॉस्ट फिक्स होता है, कोई इक्विटी का डाइल्यूशन नहीं होगा, कंट्रोल आपका ही रहेगा। एडवांटेज क्या है कि DER आपका बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए ना, डेप्ट इक्विटी से बढ़ेगा ना, यानी पर यूनिट इक्विटी के लिए आप ज़्यादा डेप्ट ले सकते हैं। कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता जब तक दो साल ना हो अनपेड डिविडेंड का, और कोई सिक्योरिटी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, यदि डिविडेंड 2 से ज़्यादा साल के लिए अनपेड रहा तो मैनेजमेंट वहाँ इंटरफेयर करेगा ही करेगा। डिविडेंड नॉन डिडक्टेबल होता है, जैसे फंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। डिविडेंड को आप डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। फिर रिडम्पशन रिजर्व जो है रिटेन अर्निंग को कम कर देता है, जो कि हमारे कैपिटल प्लान को अफेक्ट करता है। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर जो है साइडलाइन फील करते हैं क्योंकि डिविडेंड का प्रेफरेंस नहीं मिलता, डिविडेंड प्रेफरेंस।
अब प्रेफरेंशियल शेयर में ही ना डिविडेंड का प्रेफरेंस मिलेगा। किसको प्रेफरेंस मिलेगा? मान लीजिए एक तरफ इक्विटी होल्डर है, एक तरफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है, तो डिविडेंड का प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, राइट। तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को साइडलाइन फील होता है, फिर लिक्विडेशन में प्रायोरिटी मिलता है, इस कारण से इक्विटी शेयर होल्डर का कंसर्न। आप मान लीजिए कि कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, आपसे पूछा जाए कि एक तरफ है इक्विटी शेयर होल्डर और एक तरफ है हमारे ये वाले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या फील होगा कि वो साइडलाइन फील होंगे ना। ये दो बड़ा डिसएडवांटेज है। और डिविडेंड डिडक्टेबल नहीं है, जिससे फंडिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल के बारे में याद रखनी है। आइए अब हम लोग थोड़ा टर्म लोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपके साथ जो भी मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स में दोस्तों आपको इसी प्रकार के यूनिट वाइज मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन पीडीएफ मिलते हैं, और भी दोस्तों बहुत सारा कंटेंट है। व्हाट टू स्टडी पीडीएफ मिलता है आपको। उसके अलावा दोस्तों मैं ये पिछले साल के पिछले 3 जो एग्जामिनेशन हो रखे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। हर एक वो कंटेंट मिलेगा जो कि शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए हेल्पफुल है। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कोर्स का, वहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं टर्म लोन के बारे में। देखिए टर्म लोन में क्या याद रखना है हमको कि टर्म लोन बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, नाम ही रखा है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से प्रोजेक्ट सेटअप और एक्सपेंशन के बारे में। हाँ, इस फ़ायदा ये है कि इक्विटी से चीपर होता है या वर्किंग कैपिटल लोन से, ठीक है। देखिए इसका फीचर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म 1 से 5 साल, लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल, तीनों पीरियड में हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर ये लॉन्ग टर्म ही होता है। इसका पर्पज़ क्या है कि जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्वायर करना, टेंजिबल एसेट जिसको बोलते हैं, एक्वायरिंग द टेंजिबल एसेट। हमें नया प्रोजेक्ट यदि सेट करना है, ठीक है, तो मान लीजिए जेसेशन या कैश साइकिल के कारण लॉन्ग रिपेमेंट है, कैपिटल को एक्सपेंड करना है, ठीक है, हाउसिंग, फर्नीचर, रेनोवेशन, कंप्यूटर्स, ठीक है, ये सब के सब पर्पज़ है टर्म लोन के। तो अब यदि इंटरेस्ट की बात की जाए, टर्म लोन में जो इंटरेस्ट मिलता है, देखिए वो या तो फिक्स्ड होगा, राइट, वो या तो टर्म लोन में जो इंटरेस्ट मिलता है वो या तो फिक्स होगा या पहले से डिटरमाइन होगा, और इसको पीरियड, रिस्क, बोरोइंग रेटिंग, पर्पस, मार्केट कंडीशन के बेसिस पे नेगोशिएट भी किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो या तो मंथली पेबल होगा या क्वार्टरली पेबल होगा या ईएमआई में ही एम्बेडेड होगा, वो डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और यदि आप डिलेड रिपेमेंट करेंगे तो पेनल्टी लगेगा। मोरेटोरियम इंटरेस्ट जो है एज पर शेड्यूल पे किया जाएगा, और ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के साथ कम होता है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट बैलेंस बोलते हैं। रिपेमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट में होगा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कभी कभी बुलेट पेमेंट भी होता है ना। मतलब आप सबका सब एक साथ ही पे कीजिए, प्रिंसिपल का पेमेंट एक साथ ही होगा। लार्ज प्रोजेक्ट के लिए मोरेटोरियम दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए करेंसी की बात करें तो लोन जो होता है ना ज़्यादातर फॉरेन करेंसी में होता है, इंपोर्ट के लिए, मतलब इंपोर्ट के लिए लोन लिया जा रहा है तो फॉरेन करेंसी में होगा, और फॉरेन करेंसी में रिपेमेंट का रिस्क आता है, जिससे बोरोवर जो है एक्सचेंज रेट रिस्क से एक्सपोज होते हैं। पूछा जाएगा कि टर्म लोन यदि मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी में लिया जा रहा है तो बोरोवर किस तरह के रिस्क से एक्सपोज है, तो आप जवाब दीजिएगा कि ऐसे केस में जो बोरोवर होते हैं ना वो एक्सचेंज रेट रिस्क से एक्सपोज होते हैं, कारण सिंपल है। फिर सिक्योरिटी की बात की जाए तो प्राइमरी एसेट से सिक्योर किया जाता है ना। सिक्योरिटी लेगा ना, कोई भी टर्म लोन देगा तो सिक्योरिटी लेगा। कोलेट्रल्स होते हैं, जैसे प्रमोटर का एसेट रहेगा, ये भी रिक्वायर हो सकता है, ठीक है। इसका वैल्यूएशन होगा, टाइटल वेरिफिकेशन होगा, लिक्विडिटी असेसमेंट किया जाएगा, तभी जाके टर्म लोन मिलता है, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में बात की जाए तो। और लोन का जो अमाउंट है वो एसेट जो वैल्यूएशन, मैंने बोला ना एसेट का वैल्यूएशन होता है, सभी चीज़ का एसेट का, आपका जो एसेट है उसको वैल्यूएट किया जाएगा, बोरोवर के कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो देखा जाएगा, तब डिसाइड होगा कि लोन अमाउंट कितना देना है। तो देख सकते हैं डीईआर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप यहाँ पे देखिए टर्म लोन आपको देना है, टर्म लोन देने के लिए बैंक देखती है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है कंपनी का, पर यूनिट इक्विटी कंपनी ने कितना डेब्ट ले रखा है, राइट। चलिए अब अप्रेजल की बात करें, इकोनॉमिक वायबिलिटी देखी जाएगी, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाएगी टर्म लोन के लिए, ये लोन के अप्रेजल वाले पार्ट होते हैं। WCTL यानी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। अब देखिए वर्किंग कैपिटल लोन में यदि कुछ लिक्विडिटी इशू आ जाए तभी टर्म लोन दिया जाता है, मतलब कि लिक्विडिटी इशू समझते हैं ना, पैसा का अवेलेबल नहीं है, तो वही तो होता है लिक्विडिटी। और आप ओवरड्राफ्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं स्ट्रक्चर पे रीपेमेंट से। अब देखिए 3 टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला टर्म आप यहाँ देख सकते हैं वो है कन्वर्जन, मोरेटोरियम एंड लोन कंडीशन। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म लोन, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म लोन। देखिए जो लोन टू इक्विटी कन्वर्जन होता है ना, आप जानते होंगे दोस्तों, एक हमारे कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, जिस बॉन्ड को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकें, राइट, शेयर में कन्वर्ट कर सकें। तो देखिए जो लोन टू इक्विटी कन्वर्जन होता है, हमने टर्म लोन लिया, हम उसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो प्री एग्रीड होगा या फोर्स्ड होगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। समझिए बात को क्या कर रहा है, या तो हमने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है कि सर्टेन पीरियड के बाद ये जो टर्म लोन है वो हमारा इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। यानी तो हमने ये किया है कि जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया तब हम जबरदस्ती करना पड़ रहा है हमको इक्विटी में कन्वर्ट, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है,
हमारे शेयर का यदि पुअर मार्केटेबिलिटी हो, ठीक है, लैंडर गेट मॉनिटरिंग राइट भाई, आप बोर्ड सीट, ऑब्वियसली बात है इक्विटी कन्वर्ट करेंगे तो लैंडर को मॉनिटरिंग राइट मिलेगा ही मिलेगा। मॉनिटोरियम की बात करें, मॉनिटोरियम बेसिकली ग्रेस पीरियड होता है प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए, इंटरेस्ट पेबल होगा, और जब तक मान लीजिए पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो मॉनिटोरियम आप ग्रांट कर सकते हैं कि चलो ठीक है प्रिंसिपल में तुमको कुछ समय दे दिए, प्रिंसिपल तो बाद में पे करना है, इसको बोला जाता है मॉनिटोरियम। अब देखिए लोन का जो एग्रीमेंट हो कंडीशन क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें बोर्ड का मैनेजमेंट देखा जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लैंडर बोर्ड सीट, फिर लैंडर का अप्रूवल होगा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं कि लोन का एग्रीमेंट और कंडीशन टर्म लोन्स के बारे में। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज है टर्म लोन का कि बोरोवर को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, ठीक है, तो इम्प्रूव गवर्नेंस, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय लैंडर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, और लैंडर्स की बोरोवर को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, बट लैंडर की गाइडलाइन से डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस बेटर होती है। यानी लैंडर का जो गाइडलाइंस होता है उससे क्या होता है, डिसिप्लिन अच्छा होता है, गवर्नेंस अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि फ्यूचर बेनिफिट ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू कॉस्ट, लिखा ना, लॉन्ग टर्म फ्यूचर वैल्यू बेनिफिट आउटवेट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब इंटरेस्ट जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा गया है लेंडर रिपेमेंट, हाँ यहाँ देखिए फिक्स्ड कॉस्ट फंडिंग अकीन टू रिस्क कैपिटल विद टैक्स डिडक्टेबल, मतलब जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो टैक्स, उस पर टैक्स का डिडक्शन होता है, राइट। ये सबसे बड़ी बात है टर्म लोन पे। और इन्फ्लेशन से रिपेमेंट का वैल्यू कम होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन से रिपेमेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ती है ना, तो क्या करता है कि जो रियल रिपेमेंट वैल्यू होता है ओवर द टाइम वो कम करता है। फिर जो लो कॉस्ट इक्विटी है, लोन कॉस्ट इक्विटी से कम होता है, और रिपेमेंट फ्लेक्सिबल हो सकता है कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये भी बड़ा बात है। ये सब एडवांटेज है टर्म लोन के। क्या क्या बताया कि लैंडर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नेंस, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। फिर उसके बाद का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इन्फ्लेशन कम होगा ना तो रिपेमेंट का फ़ायदा कम हो जाता है, राइट। दूसरा एडवांटेज क्या है कि लैंडर के क्लाउजेस डायनेमिक डिसीजन को स्लो कर देते हैं, राइट। उसके बाद ज़्यादा लोन लेने से क्रेडिट रेटिंग गिर सकती है और डेब्ट ट्रैप का रिस्क हो सकता है, ठीक है। और एक्सेसिव लीवरेज जो है डेब्ट ट्रैप का, वही बता जा रहा है, ज़्यादा लोन लेने से जो है डेब्ट ट्रैप बढ़ सकता है। अब थोड़ा बात कर रहे थे डिवेंचर की। डिवेंचर एक रिटर्न प्रॉमिस है जिसमें कंपनी अपना डेब्ट रिपे करेगी फिक्स टाइम पे, टर्म के साथ, लाइक इंटरेस्ट और मैच्योरिटी डेट, है ना। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है। और ये कंपनी डेब्ट रिपेबल ऑन फ्यूचर डेट विद टर्म्स लाइक टेन्यूर, इंटरेस्ट, रिडेम्पशन स्पेसिफाइड इन द इशू डॉक्यूमेंट। इसकी फीचर्स क्या होता है कि रिटर्न प्रूफ होता है, यानी फ्यूचर डेट पे पेमेंट का प्रॉमिस होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रस्टी मैंडेटरी होता है इसमें, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर 500 से ज़्यादा लोगों को इशू किया गया है तो ट्रस्टी आपको करना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा, 500% प्लस वाला रीज़न क्लाउज। उसके बाद रेगुलेशन की बात करें तो इसमें सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा गवर्न किया जाता है। प्रोसीड्यूर्स, वोटिंग राइट सब कुछ होते हैं इसके अंदर, सब होते हैं गवर्न। फिर उसके बाद यदि बात करें फिक्स्ड इंटरेस्ट की तो अच्छा वोटिंग राइट की बात करते हैं तो दोस्तों कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। तो सेक्शन 71 के अंदर कोई वोटिंग राइट अलाउड नहीं है। और फिक्स टेन्योर, मैच्योरिटी पे रिपेमेंट होगा, परपेचुअल बॉन्ड भी परमिट होता है इसमें। और फिक्स टेन्योर की बात करें तो प्री डिफाइंड रेट होता है या जीरो कूपन बॉन्ड जो डिस्काउंट पर मिलते हैं, तो रेट पहले से डिफाइन होगा। कुछ जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं, ओके, विच इंक्लूड्स डिस्काउंट बेस्ड रिपेमेंट। आप इसमें देखिए कॉल या पुट ऑप्शन, अर्ली रिडेम्पशन पॉसिबल है, आप चाहें तो पहले रिडीम कर सकते हैं, है ना, कि इशूअर कैन रिडीम अर्ली एट फिक्स प्राइस, अर्ली रिडेम्पशन पॉसिबल है। और कॉल इशूअर का राइट होता है, पुट इन्वेस्टर का होता है ना। तो कॉल जो ऑप्शन जो है किसका राइट होता है, इशूअर का, और पुट ऑप्शन किसका राइट होता है, इन्वेस्टर का, राइट। तो कॉल ऑप्शन इशूअर का राइट होता है। इशूअर के मतलब कि कॉल आप जानते ही होते हैं ना, कॉल और पुट में अंतर आपको क्लियर है कि इशूअर जो है वो अर्ली रिडीम कर सकते हैं फिक्स प्राइस पे, और पुट ऑप्शन में इन्वेस्टर जो है डिमांड कर सकते हैं अर्ली रिडेम्पशन फिक्स प्राइस पे, ठीक है। तो दोनों के पास ये है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। फिर बात करें वोटिंग राइट की तो वोटिंग राइट में याद रखने का कि कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, एज पर सेक्शन 71(2) वोटिंग राइट प्रोहिबिटेड है। और कन्वर्टेबल, हाँ ये चीज़ है, इक्विटी में बदलने का ऑप्शन फ्यूचर में वोटिंग राइट दे सकता है। आप यदि फ्यूचर में इसको डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। यदि टाइप्स की बात की जाए तो एक होता है टेनर बेस्ड, जिसमें जैसे हमारा फिक्स्ड मैच्योरिटी आएगा, कॉल या पुट ऑप्शन आएगा या परपेचुअल बॉन्ड आएगा। एक होगा सिक्योरिटी बेस्ड जो कि सिक्योर्ड हो सकता है, जिसमें हमारा एसेट पर चार्ज होता है या अनसिक्योर्ड हो सकता है।
फिर हमारा कन्वर्टिबिलिटी पे भी आता है, कन्वर्टिबिलिटी बेस्ड हो सकता है। तो अब इसमें देखिए या तो फुल्ली कन्वर्टेबल होगा या पार्शली कन्वर्टेबल होगा, यानी फुल्ली या पार्शली हम इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं। फिर आता है नेगोशिएबिलिटी पे। नेगोशिएबिलिटी क्या होता है कि अब देखिए नेगोशिएबिलिटी में हमारा आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप ट्रांसफ़र करेंगे। एक होता है बियरर डिवेंचर, यानी डिलीवरी पर ट्रांसफ़र होते हैं पर फ्रॉड रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है, लिखा है ना ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, बट फ्रॉड रिस्क ज़्यादा होने के कारण ये बहुत रेयर है, राइट। अब इसके तो आपको लोन और डिवेंचर का सिंपल ब्रेकडाउन मिला यहाँ से, राइट। अब दोस्तों डिवेंचर का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि फंड रेज करना इक्विटी से सस्ता होता है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट और रिडेम्पशन लायबिलिटी से फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि आपका फिक्स इंटरेस्ट है, रिडेम्पशन लायबिलिटी है, इससे फाइनेंशियल प्लानिंग आसान हो जाता है। हाँ, एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑनरशिप या मैनेजमेंट कंट्रोल लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ इक्विटी कंट्रोल और मैनेजमेंट पावर। हाँ, एक चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी टर्म जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, रिडेम्पशन पीरियड हो गया, इसके जो टर्म्स होते हैं वो प्रीसेट हो सकते हैं, इसको आप प्री नेगोशिएट कर सकते हैं, बेटर बार्गेनिंग पावर मिलता है। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग टर्म लोन के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि टर्म इशू के बाद चेंज नहीं होते, है ना। आप इशू एक बार कर देंगे तो फिर रीनेगोशिएट नहीं हो सकता, ये रिजिड टर्म होता है इसका। देखिए यहाँ लिखा है ना कि जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है, रिडेम्पशन पीरियड, इसको पहले तो नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बार इशू हो जाने के बाद फिर से आप उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या है कि क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट अनएक्सपेक्टेड चैलेंज ला सकता है ना। अब क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट में कॉज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्रिएट करना और कंप्लायंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। मल्टीपल इन्वेस्टर, अब देखिए इसे मल्टीपल इन्वेस्टर हैंडल करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। मैंने बोला था ना 500 से ज़्यादा लोग यदि होते हैं, यहाँ देखिए बताया जा रहा था, यहाँ पे देखिए 500 से ज़्यादा होल्डर यदि हैं तो ट्रस्टी वहाँ मैंडेटरी होता है, याद रखिएगा, डिवेंचर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग क्या बात कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, तो कंक्लूड ये कर सकते हैं कि कॉस्ट के हिसाब से अभी हमने 3 चीज़ें की बात की, इक्विटी की बात की, डिवेंचर की बात की, टर्म लोन की बात की। तो एक बार हम तीनों को कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कॉस्ट पर्सपेक्टिव से इक्विटी में ज़्यादा कॉस्ट है, राइट। कॉस्ट पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो इक्विटी सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, फिर डिवेंचर आता है, फिर लोन आता है। लोन लोअर कॉस्ट होता है क्योंकि हम इक्विटी से जैसे इक्विटी से लोन की ओर बढ़ेंगे हमारा कॉस्ट कम होगा। फिर कंट्रोल की बात करें तो इक्विटी डाइल्यूट करता है, कंट्रोल इक्विटी जो है ऑनरशिप को डाइल्यूट करता है, ठीक है। लोन और डिवेंचर तभी डाइल्यूट होते हैं अगर कन्वर्ट हो जाए इक्विटी में, तभी डाइल्यूट होते हैं, राइट। फिर उसके बाद बात करें रिस्क की, इक्विटी का रिस्क कम होता है, लोन और डिवेंचर का रिस्क ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। इशूअर को, खासकर इशूअर को इक्विटी कम रिस्क पे करता है, जो इशू कर रहा है इक्विटी उसको लोएस्ट रिस्क होता है इक्विटी में, लेकिन लोन और डिवेंचर में हाई रिस्क होता है। फिर मैनेजमेंट फ्रीडम, इक्विटी में शेयर होल्डर इन्वॉल्वमेंट से कम होता है मैनेजमेंट फ्रीडम, ठीक है ना। लीस्ट फ्रीडम विथ इक्विटी ड्यू टू द शेयर होल्डर इन्वॉल्वमेंट, शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते हैं इसीलिए इक्विटी में फ्रीडम कम होता है। तो अब देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन है, इक्विटी लेने का, डिवेंचर लेने का या आपका लोन लेने का। तो आप क्या लेंगे आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉस्ट को ध्यान में रख रहे हैं। यदि कॉस्ट देखिएगा तो आपका इक्विटी सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, यदि कंट्रोल देखिएगा तो इक्विटी जो है आपके ऑनरशिप को डाइल्यूट करेगा, ठीक है। रिस्क देखिएगा तो इक्विटी में सबसे कम रिस्क होता है। यदि मैनेजमेंट फ्रीडम देखिएगा तो इक्विटी में लीस्ट फ्रीडम होता है, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, और बाकी में नहीं होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। तो आपको मैंने तीनों चीज़ समझा दिया और तीनों में यही बता दिया कि आप पे डिपेंड करता है क्या आप चूज करें। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल की फंडिंग मेथड एसएमई और स्टार्टअप के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्राउड फंडिंग। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, बेसिकली फाइनेंसिंग के अंदर आप पैसा को मैनेज करते हैं। ये क्रिटिकल है लेकिन रिस्की रिसोर्स है, और इसमें जो की रेगुलेटरी बॉडी है वो आरबीआई है। आरबीआई बैंक को रेगुलेट करती है, एनबीएफसी को रेगुलेट करती है अंडर बीआरए एक्ट 1949। फिर सेबी भी है, सेबी होता है सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कंपनी को मॉनिटर करती है जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में एंगेज है। अब देखिए कौन कौन से अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है समझिए, छोटी कंट्रीब्यूशन से फंडिंग होता है क्राउड फंडिंग। फिर होता है पेयर टू पेयर लैंडिंग, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट लैंडिंग होता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट लैंडिंग होता है। फिर होता है अल्टरनेटिव फाइनेंस फंड, यानी क्या होता है स्पेसिफिक सेक्टर के लिए टेलर्ड फाइनेंस को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव फाइनेंस फंड। लिखा है ना, टेलर्ड फाइनेंसिंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव फाइनेंस फंड। फिर हमारे कुछ एंजल इन्वेस्टर आते हैं। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, तो जैसे देखिए स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप के लिए इनिशियल फंडिंग को हम लोग एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। लिखा है ना, प्रोवाइड इनिशियल फंडिंग टू स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी, यानी स्टार्टअप के लिए जो इनिशियल फंडिंग होता है इक्विटी के एक्सचेंज में, उसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। हमारे कुछ वेंचर
वेंचर कैपिटल फंड आता है, इसको VCF कहा जाता है। ये क्या होते हैं? देखिए, अर्ली स्टेज बिजनेस में हाई ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट, आप अर्ली स्टेज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ, इसको कहा जाता है वेंचर कैपिटल फंडिंग। एंजल इन्वेस्टर समझ में है ना, स्टार्टअप के लिए इनिशियल फंडिंग इक्विटी के एक्सचेंज में, उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होता है कि आप देखिए अर्ली स्टेज बिजनेस है तो उसमें हाई ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर एक REIT और INVIT होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं इसको, तो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग होता है। फिर होता है बूट स्ट्रैपिंग, यानी कि सेल्फ फंडिंग प्रॉफिट से, है ना, सेल्फ फंडिंग बाय री, अपने जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसको हम री इन्वेस्ट करके खुद से फंडिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। तो ये सभी बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया, क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग, अल्टरनेटिव फाइनेंस फंड। अब थोड़ा मैं आपको प्राइवेट इक्विटी की ओर ले चलता हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल अनलिस्टेड कंपनी को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल। किसको दिया जाता है? मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल दिया जाता है। किसको? अनलिस्टेड कंपनी को, जो कि हमारे NSE BSE पे लिस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। ये जो कैपिटल दिया जाता है ना, अब देखिए कुछ ऐसी कंपनी है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल दिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा प्राइवेट इक्विटी। अब इसका फोकस क्या होता है? लॉन्ग टर्म गेन पर फोकस होता है, ना कि शॉर्ट टर्म रिटर्न पर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस कंपनी के पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल है तो हमारा फोकस होगा लॉन्ग टर्म गेन। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग का टाइप्स क्या है? तो प्राइवेट इक्विटी अलग अलग बिजनेस स्टेज को सपोर्ट करता है। चलिए समझते हैं। पहला होता है सीड फाइनेंसिंग, यानी छोटी फंडिंग बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए, मतलब छोटा सा अमाउंट हम दे दिए, किस लिए? बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए। फिर होता है स्टार्टअप फाइनेंसिंग, यानी प्रोडक्ट और मार्केटिंग के लिए कैपिटल, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके लिए स्टार्टअप फाइनेंसिंग दिया जाता है। फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग, यानी प्रोडक्शन और कमर्शलाइजेशन के लिए पैसा। सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग, यानी कि ग्रोथ के लिए वर्किंग कैपिटल। थर्ड स्टेज फाइनेंसिंग, यानी एक्सपेंशन के लिए और फंड दिया जाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब होता है IPO के पहले का फाइनल फंडिंग, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के पहले का जो फाइनल फंडिंग होता है उसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। PIPE डिटेल। तो प्राइवेट इक्विटी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, PIPE का फुल फॉर्म याद रखिए, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, ठीक है, शेयर या सिक्योरिटीज़ के थ्रू। फिर होता है LBO क्या होता है? लिवरेज बाय आउट। ये क्या होता है? डेप्ट के ज़्यादा यूज से एक्विजिशन, यानी आप फाइनेंस को एक्वायर कर रहे हैं डेप्ट के माध्यम से, इसको बोलते हैं लिवरेज बाय आउट। तो ये सब के सब हमारे प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग के टाइप्स होते हैं, राइट। और फिर एक होता है MBO क्या होता है? मैनेजमेंट बाय आउट। MBO क्या होता है? देखिए, एक MBO वहाँ पे है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो अलग चीज़ है, ये MBO अलग है, मैनेजमेंट बाय आउट। ये क्या है? ये एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी का एक्विजिशन, ठीक है। ये होता है LBO का एक स्पेसिफिक टाइप होता है, इसके अंदर कंपनी की एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम को एक्वायर किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या है? टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग है। एडवांटेज क्या होता है प्राइवेट इक्विटी का? कि सबसे पहले पेटेंट कैपिटल, यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ फंडिंग मिलता है हमें। टेलर्ड फाइनेंसिंग, यानी हाई पोटेंशियल बिजनेस के नीड्स को पूरा करता है। एक्सपर्टाइज, तो स्ट्रेटजिक गाइडेंस और इंडस्ट्री कनेक्शन प्रोवाइड करता है ये। तो समझ में आ गया प्राइवेट इक्विटी क्या होता है। थोड़ा FDI की बात कर लेते हैं। FDI होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंडिया में FDI को कौन गवर्न करता है? तो बेसिकली इसके लिए FDI पॉलिसी है जो कि सरकार ने बना रखी है, और उसके बाद एक फेमा 1999 का रूल है जो कि कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, FDI के जो रूट्स होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, आप इसको बार बार पढ़ते आ रहे हैं, BFM में भी आपने पढ़ा था। ऑटोमेटिक रूट का मतलब कि कोई अप्रूवल की ज़रूरत होती नहीं है यहाँ पे, राइट, RBI से या गवर्नमेंट से। प्रोसेस आसान होता है, फास्ट होता है। लेकिन कुछ हमारे गवर्नमेंट रूट होते हैं। गवर्नमेंट रूट में आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या FIPB क्या होता है? FIPB होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या FIPB का प्रायर अप्रूवल चाहिए आपको गवर्नमेंट रूट में। तो ये दो रूट होते हैं FDI के, राइट। चलिए आगे बात की जाए सिक्योरिटीज इशुएंस की FDI में। तो देखिए, इंडियन कंपनी क्या इशू कर सकते हैं? तो इंडियन कंपनी इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर इंडियन कंपनी इशू कर सकते हैं, राइट। प्रेफरेंस शेयर जो है फेमा नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इशू होता है। तो मैंने बोला कि इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर। हमने तीनों के बारे में पहले आपको बता दिया है ना। क्या होता है इक्विटी शेयर, क्या होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग नाउ। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को डेप्ट माना जाता है और ECB गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। ECB गाइडलाइंस क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस। जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उसको डेप्ट माना जाता है और वो ECB गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर एलिजिबल बोरोवर, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर सब के सब आते हैं। आपने ECB पे पूरा चैप्टर ही था यूनिट नंबर 6 BFM में, राइट। अब थोड़ा SSI की बात कर लेते हैं। FDI जो है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कितना है, राइट।
तो देखिए इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एफडीआई अलाउड है, पर कुछ कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में? देखिए बिजनेस प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं होना चाहिए एफडीआई पॉलिसी के मुताबिक, लिखा है ना, एक्टिविटी मस्ट नॉट फॉलो इन द प्रोहिबिटेड कैटेगरी, और पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम जो है 14% तक ही हो सकता है। पेड अप कैपिटल मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आप देखिए कंपनी जो है अपना शेयर तो इशू करती है, लेकिन जितना शेयर जो है पेमेंट मिला, जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ, जिसका पेमेंट मिल चुका है, उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कुछ अनपेड कैपिटल भी रहते हैं जिसका पेमेंट नहीं मिला है। तो देखिए जो भी पेड अप कैपिटल है कंपनी का, उसका मैक्सिमम 24% ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है एफडीआई के माध्यम से इन पार्टिकुलर एसएसआई में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। आप देखेंगे ना, इस पीडीएफ का खासियत ये है कि जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, ताकि आपको नज़र उस पर जाए और आप उसको याद रखें, राइट। तो ये चीज़ है। आगे बात की जाए, आगे बात करते हैं हम लोग एफडीआई पॉलिसी प्रेफरेंस के बारे में। जस्ट वेट अ मिनट। ओके देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको डिटेल गाइडलाइन चाहिए तो मैनुअल और इन्वेस्टिंग इन इंडिया, एक मैनुअल है इन्वेस्टिंग इन इंडिया एफडीआई, इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या क्या पॉइंट सीखा कि एफडीआई इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। फिर इसके डुअल रूट होते हैं, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूल होता है, और फेमा और ईसीबी नॉर्म्स का स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर रखता है। अब हम थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल लिवरेज की ओर ले चलते हैं। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि समझिए आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल लिवरेज का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कि आप डेप्ट का मतलब क्या होता है? बोरोड फंड, यानी जो आपने बोरो किया है फंड, तो डेप्ट का यूज करके इक्विटी रिटर्न बढ़ाना। सिंपल सी बात है, आप डेप्ट का यूज करके इक्विटी के रिटर्न को कैसे बढ़ाएंगे, ये होता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब। ठीक है, तो आप देखिए इक्विटी को बढ़ाएंगे ये कैसे पता चलेगा? तो इक्विटी को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप ईपीएस को मेजर कीजिए। ईपीएस फाइनेंशियल लिवरेज का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने जो डेप्ट ले रखा है, यानी आपका जो बोरोड फंड है, राइट, उसका यूज करके इक्विटी रिटर्न बढ़ाना। अब इक्विटी रिटर्न कैसे मेजर किया जाएगा? तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे मेजर किया जाएगा? तो उसको मेजर करने के लिए हमारा अर्निंग पर शेयर है, यानी एक शेयर में हमारा अर्निंग कितना हो रहा है। यदि हमारा ईपीएस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बढ़ेगा। इक्विटी में जो हमने इन्वेस्ट किया, इक्विटी होता क्या है? इक्विटी होता है ऑनर का कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन। अब यदि प्रमोटर कंट्रीब्यूट कर रहा है और अर्निंग बढ़ रहा है, मतलब पर शेयर अर्निंग बढ़ रहा है, एक शेयर में जो अर्निंग हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो इक्विटी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, राइट। और जितना ज़्यादा इक्विटी का रिटर्न बढ़ेगा उतना ही हमारा फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगा, राइट। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि बिजनेस एसेट एक्वायर कर सकते हैं बिना एडिशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का शेयर होल्डर के द्वारा, जिससे ये फाइनेंशियल लिवरेज का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, क्योंकि आपका लिवरेज अच्छा खासा रहेगा तो आप एसेट को एक्वायर कर लेंगे बिना एडिशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर, बिना ज़्यादा इन्वेस्ट किए। इसमें एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या हम लोग एज्यूम क्या करते हैं? एज्यूम ये करते हैं कि बोरोड फंड का कॉस्ट उस वैल्यू से कम होना चाहिए जो एडिशनल एसेट जनरेट करेंगे। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड इज लोअर दैन द वैल्यू जनरेटेड बाय द एडिशनल एसेट परचेज विद डेप्ट। इस चीज़ को मैंने अपने वीडियो लेसन में अच्छे से समझाया है। अभी चूंकि हम लोग क्विकली रिवाइज कर रहे हैं तो ये आप याद रख लीजिए कि देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है कि हमने जो एडिशनल एसेट परचेज की डेप्ट से, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड। तो बोरोड फंड यानी कि डेप्ट का कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड जो है, जो हमें एडिशनल एसेट जनरेट करके दे रहा है उससे कम है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे एजम्पशन है, ये पूछा जाता है। अब इसके मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं? तो एक होता है विदाउट डेप्ट, यानी ईपीएस सिर्फ इक्विटी रिटर्न पर डिपेंडेंट होता है बिना डेप्ट लिए, यानी ईपीएस इज लिमिटेड टू द रिटर्न जनरेटेड बाय इक्विटी कैपिटल। ठीक है। फिर आता है विथ डेप्ट। तो विथ डेप्ट वाले में क्या होगा कि बोरोड फंड से ज़्यादा एसेट खरीदा जा सकता है जो ईपीएस को बढ़ा देता है। तो आप जब यदि आप बिना डेप्ट लिए देखेंगे, ठीक है, बिना डेप्ट लिए आप फाइनेंशियल लिवरेज देखेंगे, उस केस में ईपीएस किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा इक्विटी कैपिटल कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन जब आप डेप्ट भी लेंगे तो देखिए बोरोड फंड का भी कॉस्ट आ जाएगा ना। तो बोरोड फंड का यूज आप कर रहे हैं ऐसे एसेट को एक्वायर करने के लिए जो कि बिजनेस वैल्यू को बढ़ाएगा और ईपीएस को बूस्ट करेगा, यानी बोरोड फंड से ज़्यादा एसेट खरीदा जा सकता है जो ईपीएस को बढ़ा देता है। अब देखिए बोरोइंग में क्या क्या कंस्ट्रेंट होता है। पहला कंस्ट्रेंट होता है लैंडर विलिंगनेस। समझने का प्रयास कीजिए। यदि मान लीजिए हमारा डीईआर ज़्यादा है, डीईआर क्या होता है, एक जस्ट मिनट, डीईआर क्या होता है? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। यदि डीईआर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो से लैंडर कॉशियस हो जाते हैं या इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, पर यूनिट इक्विटी यदि डेप्ट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो देने वाला है वो तो कॉशियस रहेगा, वो तो चाहता है कि डीईआर कम रहे,
तो डिस्करेज करेगा लेंडर को, यानी तो वो बोरोइंग इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि DER ज़्यादा है। इसीलिए DER जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लोन देने वक्त। देखा जाता है कि पर यूनिट इक्विटी कंपनी ने कितना डेप्ट ले रखा है, यदि ज़्यादा डेप्ट ले रखा है तो फिर वो लेंडर को डिस्करेज करता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ा कंस्टेंट होता है बोरोइंग पे। डेप्ट इक्विटी रेशियो आपके बोरोइंग पे कंस्टेंट डाल देता है। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध डेप्ट ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। और दूसरा कंस्टेंट है वो है रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा डेप्ट या एडवर्स बिजनेस कंडीशन हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अगर एसेट से जो जनरेटेड वैल्यू है वो बोरोइंग से कम हो जाए तो, अभी हमने एजम्पशन किया था ना कि जो हम एसेट से वैल्यू जनरेट कर रहे हैं वो बोरोइंग से ज़्यादा है, तभी ना आपको प्रॉफिट होगा। और यदि आपका जो एसेट से आप वैल्यू जनरेट कर रहे हैं वो बोरोइंग कॉस्ट से कम हो जाए तो EPS तो घटेगा ना वहाँ पे। तो प्रैक्टिकल टीम में आपको बता दूं कि प्रूडेंशियल मेजर के लिए कि बोरोइंग को बैलेंस रखें ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। EPS आपको समझ में आया यहाँ से। अब देखिए कुछ रेशियोज़ की यहाँ बात की जा रही है। फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रेशियोज़ है। तो क्या रेशियोज़ है, तो देखिए सबसे पहला रेशियो है डेप्ट टू एसेट रेशियो। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, डिनोमिनेटर में डेप्ट लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में टोटल एसेट लिखा जाएगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, ये बार बार मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टोटल डेप्ट अपॉन टोटल इक्विटी। डेप्ट टू EBITDA रेशियो, टोटल डेप्ट अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। इक्विटी मल्टीप्लायर, जिसको 2 पॉइंट एनालिसिस बोलते हैं, याद रख लीजिए इसको। टोटल एसेट अपॉन टोटल इक्विटी, ठीक है। देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो में केवल डेप्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टोटल एसेट आता है। फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ये सब रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR कहा जाता है, ठीक है। पर यूनिट इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा EBIT क्या है, EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस रेशियो, सुपर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, हमने ये सीखी कि फाइनेंशियल लीवरेज डेप्ट का यूज करके EPS को इन्हांस करता है, इक्विटी इन्वेस्टर के रिटर्न को बढ़ाता है। ओवर लीवरेजिंग यदि आप कर लेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क और बोरोइंग कॉस्ट को बढ़ा सकता है, जिससे शेयर होल्डर रिटर्न गिर सकता है। और डिफरेंट रेशियोज़ के थ्रू लिवरेज का कैलकुलेशन सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रेटजीज के इफेक्टिवनेस को एसेस करने में हेल्प करता है। अब हम लोग DFL पे आते हैं। DFL क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए DFL बताता है कि अर्निंग पर शेयर कितना सेंसिटिव है EBIT के चेंज के लिए। सिंपल सी बात है, इट क्वान्टिफाई द सेंसिटिविटी ऑफ EPS विथ रिस्पेक्ट टू EBIT, ठीक है, टू द चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब सिंपल सी बात है कि यह लिवरेज का इफेक्ट एम्पलीफाई करता है शेयर होल्डर के रिटर्न पर। जो हमने अभी फाइनेंशियल लिवरेज की बात की ना, उस रिजल्ट को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, किस पे, शेयर होल्डर के रिटर्न पर। इसमें देखिए इसका की इंसाइट है कि डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार बोलते हैं ना, वो है। देखिए यह रिटर्न को इन्हांस कर सकता है, बट मिसयूज होने पर लॉस भी बढ़ा देता है, ठीक है ना। जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो रिटर्न को तो बढ़ा देगा आपका इक्विटी पे, लेकिन यदि आप इसको मिसयूज कीजिएगा तो फिर आपको लॉसेस को भी मैग्नीफाई कर देगा। इसीलिए दोस्तों डेप्ट और इक्विटी का सही मिक्स बनाना बहुत ही क्रिटिकल है, और कॉस्ट बेनिफिट का जो एनालिसिस होता है का रियलिस्टिक असेसमेंट जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, यदि हमारा छोटा प्रोजेक्ट है तो हायर लिवरेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, छोटा प्रोजेक्ट है तो हाई लिवरेज के साथ। लेकिन यदि बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है ताकि मेजर लॉस को अवॉइड किया जा सके। अब थोड़ा मैं बताता हूँ आपको लिवरेज का बिहेवियर कैसा होता है। देखिए सबसे पहले EBT और EPS पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। EBT होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, EPS होता है अर्निंग पर शेयर। तो अगर मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा हो, ऑब्वियस सी बात है आप डेप्ट लेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो खर्चा यदि ज़्यादा होगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स घट जाए, इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, आपको अर्निंग भी नहीं हो रहा है, तो EBIT और उसके साथ EPS में भी डिस्प्रपोर्शनेट ड्रॉप हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी कारण क्या होगा, जो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स है, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग EBIT घटेगा तो EBT भी आपका घटेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, और EBT घटेगा तो और आपका EPS भी ड्रॉप होगा पर शेयर जो आपका अर्निंग हो रहा है, क्योंकि EBT और EPS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो EBT होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EPS से, राइट। EBT के हर चेंज का सेम परसेंटेज इफेक्ट EPS पे पड़ता है। यानी मान लीजिए कि EBT में 1% चेंज हुआ तो EPS में भी 1% चेंज होता है। तो ये याद, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू EBIT, ठीक है, तो क्या होगा, उस कारण से EBT डिस्प्रपोर्शनेट डिक्रीज होगा जब EBIT घटेगा तो, सिंपल सी बात है। और डिस्प्रपोर्शनेट, देखिए डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है, राइट। तो क्योंकि EBT जो है EPS से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टैक्स शेयर्स एंड टैक्स रेट्स एंड शेयर्स आर कांस्टेंट माना जाता है। इसीलिए दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है।
फिर उससे हम लोग ईबीटी निकालते हैं, और फिर ईबीटी के बाद हम लोग अर्निंग बिफोर टैक्स देते हैं, और फिर हम लोग ईपीएस निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों जो चीज़ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ईबीटी होता है वो ईपीएस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जो बाकी जो कांस्टेंट है ये भी अर्निंग है, ये भी अर्निंग है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स वगैरह होता है ना वो सेम रहता है, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दोस्तों ये ईबीआईटी और ईबीटी में प्रोपोर्शनल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट वाला फैक्टर भी आ जाता है ना, और इंटरेस्ट में यदि ज़्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा ना हमारा, ठीक है, ईबीटी के कंपैरिजन में, तो हमारा ईबीटी में डिस्प्रोपोर्शनेट, मतलब मान लीजिए कि इसमें 2 यूनिट डिक्रीज हुआ ईबीआईटी हमारा अर्निंग, ठीक है, तो ईबीटी में क्या हो जाएगा 4 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यही डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा दिक्कत है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा ईबीआईटी यदि 2 यूनिट डिक्रीज होगा तो हमारा ईबीटी जो है 4 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, यही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल लिवरेज का। तो दोस्तों फाइनेंशियल लिवरेज पावरफुल टूल है, लेकिन यूज़ करते वक्त बैलेंस और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ये बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसका आप डीएफएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो डीएफएल निकालने का फॉर्मूला हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए डीएफएल निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, डीएफएल आपको बताता क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देखिए ईबीआईटी को मैंने आपको पहले बताया, ईबीआईटी से हम लोग ईबीटी पे आते हैं और ईबीटी से हम लोग ईपीएस पे आते हैं, ठीक है। तो ईबीआईटी ये दोनों में डायरेक्टली रिलेशन होता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है। तो ये हमारा ईपीएस में कितना परसेंटेज चेंज होगा यदि हमारा ईबीआईटी में सर्टेन परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें परसेंटेज चेंज ऐसे परसेंटेज बराबर होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको परसेंटेज ईबीटी अपॉन परसेंटेज ईबीआईटी लिख सकते हैं। और मान लेते हैं कि चेंज इन ईबीआईटी एंड ईबीटी आर इक्वल, मान लिया जाए कि दोनों में चेंज इक्वल है, एज्यूमिंग, यहाँ लिखा है ना एज्यूमिंग, कि जो हमारा ईबीआईटी में चेंज हुआ और वही ईबीटी में चेंज है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा यहाँ फिक्स है, ठीक है, इंटरेस्ट फिक्स है, तो इंटरेस्ट फिक्स है, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में चेंज बराबर हो जाएगा, तो बेसिकली ये रेशियो हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी नहीं हो जाएगा। लेकिन एजम्पशन क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट हमारा फिक्स है, लेकिन मान लीजिए कि इंटरेस्ट फिक्स ना हो, तो जैसे यहाँ पे था लार्ज इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाए तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन ये आप एजम्पशन ले सकते हैं, इंटरेस्ट क्या हमारा फिक्स है। तो आपका जो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, डीएफएल का मतलब यही होता है, फाइनेंशियल लिवरेज हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आप जब डेब्ट का, यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब, ये देखिए मैंने आपको बोला था कि फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कि डेब्ट का यूज करना ताकि आप रिटर्न को बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है फाइनेंशियल लिवरेज का, मीनिंग होता है। तो ये आपको क्या बताता है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ये यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ईपीएस अपॉन ईपीएस, परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकाला जाता है ना, अपॉन डेल्टा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। और हम जानते हैं कि ईपीएस में जो परसेंटेज चेंज होगा वही हमारे ईबीटी में परसेंटेज चेंज होगा, इसको लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। और आपको पता है हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट हमारा फिक्स रहेगा, तो इंटरेस्ट फिक्स रहेगा तो जो परसेंटेज चेंज है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रेशियो आ जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। ईबीआईटी हमारा ऊपर आ जाता है और ईबीटी हमारा क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और ऑब्वियसली ये रेशियो 1 से ज़्यादा होगा। अब देखिए इस डीएफएल के कंपोनेंट क्या होता है, 2 कंपोनेंट है, एक तो ईबीआईटी और एक ईबीटी है। ईबीआईटी निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए मैं आपको सिंपल तरीका समझा देता हूँ। ये है हमारा टोटल सेल्स, इसमें से ये पोर्शन है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का एक पोर्शन होता है फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा इसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी को कहा जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक हमारा होता है ईबीआईटी, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ईबीआईटी निकालना है तो सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपको ईबीआईटी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। और यदि ईबीटी निकालना है तो इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए तो आपको ईबीटी मिल जाएगा ईबीआईटी से। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आप यदि चीज़ों को समझ रहे होंगे तो फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा दोस्तों, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो डीएफएल मेजर करता है कि ईबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स के चेंज से ईपीएस कितना बढ़ता है या गिरता है, राइट। फिर हायर डीएफएल होगा, इसका मतलब कि हायर रिस्क है। क्यों हायर रिस्क है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी तो आपने फॉर्मूला समझ लिया, अब इसका मीनिंग भी समझ लीजिए। डीएफएल आपको क्या बता रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। डीएफएल आपको बता रहा है कि ईबीआईटी के चेंज से, क्योंकि आपको फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, डेल्टा ईपीएस, ठीक है, आप ऐसा लिखते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यही लिखते हैं ना।
ठीक है। परसेंटेज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज इन ईबीआईटी डीएफएल बताता है आपको, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। ओके, और फाइनेंशियल लीवरेज आप जानते हैं कि आप ये देखते हैं कि डेब्ट का यूज़ करके आप अपने इक्विटी को कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही हमारा अर्निंग पर शेयर होता है, राइट। तो आप ये डीएफएल मेज़र करता है कि ईबीआईटी के चेंज से ईपीएस कितना बढ़ता है या गिरता है। यदि आपका डीएफएल ज़्यादा होगा, मतलब रिस्की ज़्यादा है, यानी ईबीआईटी के छोटे चेंज से ईपीएस पे ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। और मान लीजिए ईबीआईटी घट गया तो अपना ईपीएस बहुत ज़्यादा रेट से घट जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? एम्प्लीफिकेशन करता है, एम्प्लीफिकेशन मेजर करता है। यदि ईबीआईटी में 1% चेंज होगा, और यदि मान लीजिए डीएफएल, मान लीजिए 2 केस लेते हैं, मान लीजिए एक केस में डीएफएल 2 है, एक केस में डीएफएल 4 है। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पहला केस लेते हैं, डीएफएल हमारा 2 है, दूसरा केस में डीएफएल हमारा 4 है। ईबीआईटी में मान लीजिए 1% चेंज हुआ, तो पहले केस में ईपीएस हमारा कितना परसेंट चेंज होगा? 2%। और दूसरे केस में ईपीएस हमारा कितना परसेंट चेंज होगा? 4%। मान लीजिए कि 1% घट गया हमारा ईबीआईटी, 2% हमारा ईपीएस घट जाएगा, और यहाँ पे 4% हमारा ईपीएस घट जाएगा। कौन सा ज़्यादा अच्छा है? 2% वाला ना। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा डीएफएल होगा उतना ज़्यादा हमारी दिक्कत है। कि 1% हमारा यदि ईबीआईटी बदलता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बदलता है, तो हमारा जो ईपीएस है वो 4% घट जाएगा। समझ रहे हैं ना? हम क्या चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों डीएफएल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्टिमल लीवरेज के लिए क्या करना होगा कि डेब्ट और इक्विटी का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, स्पेशली प्रोजेक्ट साइज और रिस्क के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम लोग डीयूएल पे, यानी ऑपरेटिंग लीवरेज पे। देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉफिट के साथ रिलेट करता है। जो हमने अभी आपको बताया था ना ये डायग्राम में, एक तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक हमारा यहाँ प्रॉफिट होता है। इन दोनों को रिलेट करता है ये ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है, यदि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा तो सेल्स ड्रॉप से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे होलसेलर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है ना, यदि सेल्स कम होगा ना, हमारा सेल्स कम होगा, यदि लेस इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ड्रॉप भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सेल्स ड्रॉप होने पर ईबीआईटी ज़्यादा गिरता है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होने पे सेल्स गिर भी जाए, सेल्स ड्रॉप से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। और फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यदि है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? सेल्स ड्रॉप होने पर ईबीआईटी ज़्यादा गिरता है। जैसे हॉस्पिटल का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होता है, राइट। और वैसे केस में जो है हमारा सेल्स यदि हल्का सा गिर क्यों ना जाए, हमारा क्या होगा? ये ईबीआईटी जो है वोलेटाइल ईबीआईटी होता है, एग्जांपल हॉस्पिटल। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि हाई फिक्स्ड ग्रेटर देन वेरिएबल। यदि फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो हमारा हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, ठीक है। इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज हायर देन द वेरिएबल कॉस्ट देन ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी हायर। तो अब इसके फॉर्मूले को भी देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो मिलेगा आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। देखिए, सिंपल सा चीज़ है, आप डायग्राम को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब देखिए, सेल्स का 2 पार्ट होता है, एक होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, मैं यहाँ 2 डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम है, ये डायग्राम। देखिए, ये पोर्शन को समझिए। ये पोर्शन मान लीजिए पहला केस में हमारा वेरिएबल कॉस्ट इतना है, और उसका एक पार्ट होता है, आपको पता होगा ईबीआईटी एक पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। और दूसरा केस में मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट हमारा इतना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का, और ये वाला पार्ट है हमारा ईबीआईटी का। अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने ये बोला कि इस केस में आप देख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ज़्यादा है। अब जिस केस में फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ज़्यादा होगा ना, यदि हमारा सेल्स में थोड़ा सा कमी आए तो ईबीआईटी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगा, समझे। सेल्स थोड़ा सा घटेगा ना तो ईबीआईटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे क्या होगा, सेल्स में कम आएगा ना तो ईबीआईटी में कम फ़र्क पड़ेगा। तो वो हमें डीयूएल बताता है। तो डीयूएल क्या मेजर करता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ये वाला पोर्शन नहीं हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का रोल देखा जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स का इफेक्ट ईबीआईटी पे क्या पड़ रहा है वो हमें डीयूएल बताता है, ठीक है। तो इसको यदि आप रिफाइंड फॉर्मूला देखेंगे तो सेल्स क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन ऐसे निकाला जाता है ना, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, माइनस वोलेटिलिटी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी। ये 3 फॉर्मूला में आप कोई फॉर्मूला चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, लीवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो
खासकर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है, आइए देखते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि आपका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होने का मतलब कि फिक्स कॉस्ट आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आप समझते हैं ना। ब्रेक इवन पॉइंट दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट वो आपका पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है, तो आपका प्रॉफिट बिल्कुल जीरो होता है। यानी जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर होता है, वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यदि आपका लिवरेज हाई है तो मतलब कि फिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तभी ना। लिवरेज हाई होने का तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा तो उस पॉइंट तक पहुँचने में आपको ज़्यादा अमाउंट लगेगा, तो हायर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और यदि लोअर लिवरेज है, मतलब ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होने पर ज़्यादा सेल्स चाहिए प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और लोअर लिवरेज के लिए क्या होगा कि लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि आपका लिवरेज यदि कम है तो लिवरेज कम है तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा, ठीक है। तो कम फिक्स कॉस्ट पे सेल्स टारगेट, मतलब कि वो सेल्स वैल्यू है, वो सेल्स का वैल्यू है जहाँ पे आपका प्रॉफिट होता ही नहीं है, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। उसी तरह दोस्तों ये आपने समझ लिया कि फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है। चलिए अब हम थोड़ा कंबाइंड लिवरेज की बात कर लेते हैं। तो कंबाइंड लिवरेज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा शेयर होल्डर का वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना। तो जैसे आपके बुक में ना 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं उसको समझा देता हूँ। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। तो बेसिकली ये 2 चीज़ का मल्टीपल होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को कंबाइन करके ये बनता है। और जो हमारा DTL होता है ना, तो जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताया था, ऑपरेटिंग लिवरेज यही बताया है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और DFL क्या बताया था, याद होगा आपको, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपको मिलेगा परसेंटेज चेंज इन EBT, और EPS को EBT भी कहा जाता है, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा हमारा। तो यहाँ पे DTL को कर सकते हैं दोनों का मल्टीपल, किसका मल्टीपल, DFL और DAL का मल्टीपल। और इसको शॉर्ट में आप देखिए, DFL का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बताया था आपको EBIT अपॉन EBT, ठीक है। और DAL का फॉर्मूला भी हमने देखा है, DAL का फॉर्मूला क्या है, सेल्स था, बेसिकली परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स होता है। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन, अभी हमने देखा था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT आ जाएगा ना, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब स्मॉल रेवेन्यू चेंज का इम्पैक्ट EBT और EPS पे ज़्यादा होता है। ये बताता है यदि हमारा रेवेन्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी कि सेल्स में थोड़ा चेंज आएगा, तो आपके EBT और EPS पे डिसप्रपोर्शनेट चेंज आएगा, राइट। तो यही चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पे समराइज़ कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग की पॉइंट को समराइज़ कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, पाइवॉट कैश फ्लो सेंसिटिव टू द सेल्स चेंज। फाइनेंशियल लिवरेज, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, पाइवॉट ऑनर कैश फ्लो सेंसिटिव टू द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और कंबाइंड लिवरेज है। अब देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवीजन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करके। अब जैसे आपके बुक में एक केस स्टडी दिया हुआ है, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, 3 कंपनी की बात की गई है। कंपनी ए क्या करता है कि सिर्फ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब अर्निंग केवल डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ग्रोथ होगा ही नहीं होगा, ठीक है। कंपनी भी क्या करता है कि जो डेटोरेटिंग एसेट है, ओल्ड एसेट है, उसको रिप्लेस करता है, तो इनका ग्रोथ लिमिटेड होगा। और कंपनी सी क्या करता है कि हाई रिटर्न प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, तो इसका वेल्थ और ग्रोथ दोनों बढ़ेगा, समझे। तो वही कहा जा रहा है कि आप यदि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यही होता है कंपनी के इन्वेस्टमेंट का मेन पॉइंट। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एसेट्स को इन्वेस्टमेंट मतलब कि ये क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट नीड को एसेस करता है, और फिर ये प्लान फंडिंग कॉस्ट, सोर्सेज और टाइमलाइन, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा हम लोग प्रोजेक्ट कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट कैश फ्लो को कैसे समझते हैं, इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो। तो सबसे पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट, मशीनरी और लैंड आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये कैश फ्लो का एक एलिमेंट है। फिर हमारा वर्किंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन आता है। वर्किंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये हमारा इनिशियल कैश फ्लो का एलिमेंट है, राइट। इनिशियल के अंदर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में क्या आएगा, हमारा जो डे टू डे इनफ्लो है। डे टू डे इनफ्लो में हमारा जैसे हो सकता है कि सेल्स रेवेन्यू हो। जो हमारा आउटफ्लो है यानी क्या हो सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, है ना। फिर उसके बाद कुछ टर्मिनल कॉस्ट आते हैं। 3 तरह के कैश फ्लो होते हैं, आप इसको समझ लीजिए। इनफ्लो हो सकता है, ठीक है, इनिशियल कैश फ्लो होगा जिसमें हमारा कैपेक्स लग रहा है, वर्किंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा,
ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी डे टू डे इनफ्लो या आउटफ्लो दोनों हो सकता है। और टर्मिनल होता है, टर्मिनल का मतलब कि एसेट को हमने लिक्विडेट कर दिया, उसके बाद जो हमें इनफ्लो आ रहा है टैक्स को डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये 3 तरह का कैश फ्लो होता है, प्लीज़ रिमेंबर इट। एस्टिमेशन की प्रिंसिपल की बात करें तो पहला प्रिंसिपल होता है सेपरेशन प्रिंसिपल, यानी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग कॉस्ट को अलग अलग रखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। फिर आता है पोस्ट टैक्स फ्लो, यानी टैक्स का इम्पैक्ट को इंक्लूड करना है ताकि प्री टैक्स को एरर को अवॉइड हो। तो जो हमारा प्री टैक्स एरर है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग टैक्स के इम्पैक्ट को भी इंक्लूड करेंगे। और फिर आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, यानी कि सेम मेथड हर स्टेप पर फॉलो करना है, यानी कंसिस्टेंट रहना है। फिर से रिपीट कर दे, सेपरेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग कॉस्ट को अलग अलग रखें। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल यानी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करें। पोस्ट टैक्स फ्लो यानी टैक्स के इम्पैक्ट को इंक्लूड करना। और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि सेम मेथड हर स्टेप फॉलो करें। देखिए, क्वेश्चन आपको नहीं बनने का कारण यही होता है कि ये सब प्रिंसिपल आप नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है, इसकी एप्लीकेशन को समझना बहुत जरूरी है। हमने अपने वीडियो लेक्चर में सभी चीज़ों को डिटेल में समझाई है। अब बात करते हैं कोलैटिंग कैश फ्लो कंपोनेंट की। तो इनफ्लो में हमारा सेल्स रेवेन्यू और सर्विस इनकम। आउटफ्लो में हमारा फिक्स कॉस्ट में, देखिए आउटफ्लो में भी फिक्स कॉस्ट होगा, जैसे लैंड प्लांट इक्विपमेंट हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा हमारा प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग हो गया। टैक्सेस और इंटरेस्ट आ गए। और पूरे प्रोजेक्ट टाइमलाइन के लिए स्टेटमेंट बनाया जाता है। फोरकास्टिंग के बारे में याद रखिए, फोरकास्टिंग में क्या है, सबसे पहला आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में इक्विटी और टर्न फाइनेंसिंग से फंड करें, फंडेड वाया इक्विटी और टर्न फाइनेंसिंग, ठीक है। फिक्स एसेट को फंडिंग कैसे होता है, तो या तो इक्विटी के माध्यम से या टर्न फाइनेंसिंग के माध्यम से। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है हमारा, मटेरियल, स्टॉक्स, रिसीवेबल, स्टैट्यूटरी ड्यूज आते हैं। और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल जो है वर्किंग कैपिटल ड्यूरेशन को डिफाइन करता है। ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन द वर्किंग कैपिटल ड्यूरेशन। देखिए, जो हमारा फंडिंग सोर्स होता है वो कहाँ से आता है, एक तो होता है प्रमोटर मार्जिन और एक होता है बैंक का कंट्रीब्यूशन, जो कि यूजुअली 75% होता है। बैंक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 75% होता है, ठीक है। तो प्रमोटर मार्जिन और बैंक का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये 2 तरह के फंडिंग सोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैश फ्लो रिलेशनशिप एंड बजटिंग, ठीक है। तो फोरकास्टिंग में फिक्स एसेट का फोरकास्टिंग कहाँ से फंडिंग होगा, वर्किंग कैपिटल कहाँ से फंडिंग होगा, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर का कहाँ से फंडिंग होता है, ठीक है। और कॉस्ट, ऑपरेटिंग साइकिल कॉस्ट कहाँ से फंडिंग होता है। देखिए, वर्किंग कैपिटल फंडिंग की बात करें तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल फंडिंग में आता है हमारा पार्शियल फंडिंग, या तो आप सन्ड्री क्रेडिटर से ले सकते हैं या पेबल से ले सकते हैं, ट्रेड पेबल, एक होता है ट्रेड रिसीवेबल, एक होता है ट्रेड पेबल, राइट। फिर आ सकता है फाइनेंसिंग ऑपरेशन। फाइनेंसिंग ऑपरेशन में आपका इक्विटी, प्रेफरेंशियल शेयर, डिवेंचर, ये सब से फाइनेंस भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो और क्रेडिट रेटिंग नॉर्म को हमें ध्यान में रखनी होती है। देखिए, बजट में रिलेशनशिप क्या होता है, सेल्स एंड सर्विस, तो ड्राइव इनफ्लो एंड ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, फंक्शनल सपोर्ट, अकाउंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, IT, लॉजिस्टिक वगैरह आता है। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ये मैंने आपको ये बताया था। हाँ, CFAT की बात करते हैं, यानी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन। तो CFAT का फॉर्मूला होता है EAT, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमें क्या मिलेगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का नॉन कैश फ्लो एक्सपेंस होता है, ठीक है। और इसको हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स में जोड़ देंगे। टैक्स देने के बाद हमारा कितना अर्निंग हो रहा है, तो हमें मिलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो कैश फ्लो होता है उसका एक कंपोनेंट ये भी होता है। देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी कंपोनेंट था, यहाँ देखिए क्या ये इनिशियल एक्सपेंडिचर कैपेक्स हो गया, वर्किंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग नेट इन्फ्लो पोस्ट एसेट लिक्विडेशन, जिसको आफ्टर टैक्स बोला जाता है। और डेप्रिसिएशन इसका एक जस्ट पार्ट होता है, राइट। इसीलिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को जोड़ा तो हमें मिला कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब कैसे निकाला जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, उसका स्टेप समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारा है सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन में से जो आपको फिक्स्ड कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा EBIT। मान लीजिए इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है तो EBT ही लिख सकते हैं। EBIT EBT बराबर ही होगा यदि इंटरेस्ट का कोई खर्चा ना हो तो। अच्छा, फिक्स में 2 चीज़ आती है, एक तो आपका कैश वाला आएगा और प्लस एक डेप्रिसिएशन को भी हम लोग फिक्स कॉस्ट के अंदर ही लेते हैं, 2 चीज़ आती है, ठीक है। अच्छा, अब आप EBT आपको मिल गया और EBT में सीधे टैक्स आप माइनस कर देंगे तो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा ना, नहीं मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और फिर से देखिए, डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे घटाया था और फिर से हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स में तो हमें CFAT मिल जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जाता है, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कॉस्ट एनालिसिस फॉर प्रोजेक्ट की।
ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट का क्या कंपोनेंट होता है? एक होता है फिक्स एसेट, जिसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, स्टाफ क्वार्टर, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट के स्पेसिफिक्स की थोड़ी बात कर ले तो लैंड के अंदर फ्री होल्ड लैंड हो सकता है, लीज लैंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी और लेवलिंग कॉस्ट, ये सब के सब इसके अंदर आते हैं कॉस्ट लैंड के अंदर। बिल्डिंग के अंदर कौन सा कॉस्ट आएगा? तो देखिए, बिल्डिंग के अंदर हमारा आएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, स्टाम्प ड्यूटी, लीगल कॉस्ट, रिनोवेशन, रेंटल एक्सपेंस। मशीनरी में हमारा प्राइस प्लस ड्यूटीज, फ्रेट, कस्टम्स, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। पावर सेटअप में हमारा ट्रांसफार्मर, केबलिंग, सब स्टेशंस, ये सब पावर सेटअप में आएगा। ये सभी हमारे प्रोजेक्ट के फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। इन्वायरमेंटल कॉम्प्लाइंस भी आता है, राइट। फिर इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, पैटर्न, ट्रेडमार्क्स, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर आवर फिक्स्ड एसेट, क्योंकि हम लोग अभी फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ देख सकते हैं फिक्स एसेट की बात की जा रही है। फिर बात की जाए इंस्टॉलेशन कॉस्ट की, तो देखिए ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेटअप के लिए ज़्यादा कॉस्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए रिफाइनरीज़ है या फार्मास्यूटिकल है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेटअप है, इनके लिए ज़्यादा कॉस्ट होता है। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज़ पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे मैन पावर कॉस्ट है, लॉजिस्टिक है, प्लानिंग है, राइट, इनके खर्चे इंक्लूडेड होते हैं हमारे इंस्टॉलेशन कॉस्ट में। अब देखिए कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होता है कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो कंस्ट्रक्शन फेज के ऑपरेशन कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड अकाउंट में डालते हैं। अदर कॉस्ट में क्या आता है? अदर कॉस्ट में हमारा एडमिन और जनरल एक्सपेंस जो प्रोजेक्ट सेटअप के दौरान होते हैं वो हमारे अदर कॉस्ट में आते हैं। ये सभी कॉस्ट के मैं आप पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स एसेट का कॉस्ट बताया आपको, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पावर सेटअप। इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। ठीक है, और जैसे एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड अकाउंट और अदर कॉस्ट आते हैं। अब एनालिसिस फैक्टर कैसा है? देखिए, सबसे पहला आता है ज़रूरत, यानी सिर्फ ज़रूरत के एसेट लें ताकि आइडल कॉस्ट अवॉइड हो, है ना। इंश्योर एसेट एक्वायर मीट प्रोजेक्ट नीड। ठीक है, फिर आता है बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी ऑप्टिमम, ये सब फैक्टर को हमें ध्यान रखना होता है, यानी कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्रोसेस और मशीनरी चूज करें। ठीक है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मेथड क्या हो सकता है या मशीनरी क्या हो सकता है, इसको देखें। फिर आता है कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग, यानी बेस्ट प्राइस के लिए नेगोशिएशन करें। ठीक है, फिर आता है आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी रिकवरेबल टैक्स को कॉस्ट से एक्सक्लूड करें, जो टैक्स आप रिकवर कर रहे हैं उसको क्या कॉस्ट में ले ही ना। फिर लीवरेज, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग एसेट लेकिन ज़्यादा मेंटेनेंस अवॉइड करें। एसेट ऐसा ले जिसको कि लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना, तो और मेंटेनेंस कॉस्ट भी अवॉइड करना है आपको। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। बैलेंस क्या लिखा है ना, लॉन्ग लाइफ स्पैन, हाई मेंटेनेंस वर्सेस शॉर्ट लाइफ स्पैन, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो नेसेसिटी, बेस्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग, ये सभी की फैक्टर्स होते हैं कॉस्ट एनालिसिस फैक्टर में। अच्छा, अब थोड़ा जस्टिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात कर लें तो सबसे पहले देखिए नेसेसिटी की भी बात होती है। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ रेलेवेंट और यूजफुल एसेट को लेना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल और ग्रीनरी में इन्वेस्ट करना है। फिर आता है ग्रोथ रेडी, यानी कि दोस्तों शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्केलेबल एसेट लेना है। सस्टेनेबिलिटी, यानी मैन पावर और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए प्रोविजन रखना जरूरी है। यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड की तो अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए क्या क्या मेथड होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। तो सबसे पहला है कि ये देखें कि रिटर्न सफिशिएंट और टाइमली है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसकी की फोकस की बात करें तो रिटर्न को टाइमलाइन और रिस्क के हिसाब से मैच करें, समझे। तो यदि इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसी हिसाब से टाइमलाइन के हिसाब से मैच करना भी ज़रूरी है। अब थोड़ा मैं आपको पेबैक पीरियड मेथड्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है, कितने टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, बस ये बताता है। टाइम टेकन टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो, इन दोनों का रेशियो होता है। इतना आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका एनुअल नेट कैश फ्लो कितना है। ठीक है, अगर हर साल का इनफ्लो इक्वल हो तो कंडीशन क्या है, इफ़ एवरी ईयर इनफ्लो इज इक्वल। ठीक है, इक्वल इनफ्लो यदि होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा और अनइक्वल इनफ्लो होता है तो अलग फॉर्मूला लगता है। तो डिपेंडिंग ऑन की इनफ्लो कैसा है, यदि हर साल का इनफ्लो बराबर होता है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एनुअल नेट कैश फ्लो से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा पेबैक पीरियड। मान लीजिए कि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपको एक साल में जो 1 लाख मिल रहा है तो 5 साल में पूरा नहीं हो जाएगा, तो 5 साल हमारा पेबैक पीरियड होगा। और यदि अनइक्वल इनफ्लो है तो जो क्युमुलेटिव इनफ्लो है ईयरली उसको ऐड कर लीजिए जब तक वो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने हैं। यह बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करता है ना, सबसे बड़ा बात है। तो ये केवल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करेगा। इट डज़ नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओनली डिस्काउंट है। जब तक आप डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे तब तक टाइम वैल्यू को कंसिडर भी नहीं करता, क्योंकि आपको पता होगा ना कि जो मनी का वैल्यू है वो घटता है एज पर टाइम डिस्काउंटिंग फैक्टर से। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात है कि यदि शॉर्टर पेबैक पीरियड होगा तो मतलब है कि जल्दी रिस्क फ्री और प्रॉफिट की शुरुआत।
है ना, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो पूरा करके आप फिर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि पेबैक पीरियड के बियॉन्ड जो कैश फ्लो आता है उसको इग्नोर करता है, इसलिए प्रॉफिट आस्पेक्ट को ही मिस करता है, समझे। तो ये सब दिक्कत क्या है कि आपको पेबैक पीरियड के बाद वाले प्रॉफिट नहीं दिखेंगे, या सिर्फ रिकवरी तक लिमिटेड है। फिर बात करें इसको रेमेडी करने के लिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फैलाया गया। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड थोड़ा एडवांस है, ये नॉर्मल पेबैक पीरियड की तरह ही है, लेकिन यह टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ये यूजफुल कहाँ पे होता है, तो देखिए ये यूजफुल कहाँ पे है, छोटी बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए यूजफुल है, जहाँ पे एनालिसिस सिंपल रखा जाता है। और अगर आपको सिर्फ जल्दी रिकवरी का फोकस चाहिए तो फिर यह काम आता है। लेकिन अब बात करते हैं ARR की। ARR क्या होता है दोस्तों, यह क्या बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट से एवरेज एनुअल रिटर्न कितना है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपको एवरेज एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है ये बताता है हमें, राइट। तो लेकिन यह कैश फ्लो नहीं, प्रॉफिट को दिखाता है। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो कैश फ्लो की बात है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट। इट इज़ नॉट इंडिकेट द कैश फ्लो, रेदर इट इंडिकेट द प्रॉफिट, ठीक है। तो ARR आपको बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट से आपको एवरेज एनुअली कितना आपको मिल रहा है, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है। कैश फ्लो को नहीं बताएगा, प्रॉफिट को बताएगा। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए अभी हमने जो उल्टा जस्ट उसका अपोजिट है कि नहीं, आप देखिए ज़रा सा। अभी जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, पेबैक पीरियड का फॉर्मूला कि इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल नेट कैश इनफ्लो, वहाँ पे कैश इनफ्लो की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, क्योंकि ARR अल्टीमेटली प्रॉफिट पे ये तो बता रहा है कि आपको कितना अल्टीमेटली एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया, ये हमें ARR बताता है। तो देखिए इसका की फीचर क्या है कि ये बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट सेंट्रिक होता है, नेट इनकम पे फोकस करता है, कैश फ्लो पे फोकस नहीं करता। और दूसरी बात है कि ये जो है सिंपल और क्विक कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक डिमेरिट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये भी कंसिडर नहीं करता। दिक्कत कि ये तो समझ में आया, दिक्कत ये है कि यह कैश फ्लो पे नहीं बल्कि प्रॉफिट पे बेस्ड है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट को इग्नोर करता है ना। तो ये देखिए यहाँ लिखा ना डिस्काउंट फ्यूचर रिटर्न को, ये डिस्काउंटेड फ्लो में हमने क्या देखा था कि डिस्काउंट किया था कैश फ्लो को, लेकिन यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका DCF से लेस अनसर्टेन होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एस्टिमेट पे रिलाई नहीं करता। मतलब खासकर ये प्रैक्टिकल है वैसे प्रोजेक्ट के लिए, इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है और अनप्रेडिक्टेबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो इसका लिमिटेशन समझ में आया ना कि एक्सेसिव वेट दे सकता है डिस्टेंट रिटर्न को, इंटरनल इनकन्सिस्टेंसी हो सकता है, राइट। फिर जो नोमिनेटर है हमारा प्रॉफिट, वो केवल ऑनर्स के रिटर्न पे ध्यान देता है, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट आते हैं। और लिक्विडिटी कंसिस्टेंसी, जैसे मान लीजिए कि 2 प्रपोजल, आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 प्रपोजल हैं, राइट। मान लीजिए कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट है X और Y, ठीक है, और दोनों का इन्वेस्टमेंट आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया, और ARR मान लीजिए कि 40% है, ठीक है। बोथ रिक्वायर्ड 2 लाख इन्वेस्टमेंट विद 40% ARR, लेकिन X जल्दी रिटर्न देता है तो X बेटर है। तो दोस्तों ARR टाइमिंग को कंसीडर करता ही नहीं है, बस रिटर्न परसेंटेज दिखाता है। आप बस खुद सोचिए ना कि दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन ARR भी सेम है, तो प्रॉफिट भी बराबर लगेगा, लेकिन बेटर कौन होगा यदि जो हमें अर्ली बेनिफिट दे। तो यहाँ पे टाइम को कंसीडर किया ही नहीं जाता है, कौन अर्ली रिटर्न दे रहा है कोई मतलब नहीं है। तो टाइमिंग ये जो बेनिफिट है टाइमिंग का, उस पर ARR फोकस नहीं करता, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका, ठीक है। तो छोटे बिजनेस के लिए या क्विक असेसमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। अब बात की जाए तो हमने अभी ARR को समझा, अभी हमने क्या क्या 3 चीज़ देखे, पेबैक पीरियड, फिर हमने देखा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, और फिर हमने ARR। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको पेबैक में क्या बताया, पेबैक का मतलब कि इन्वेस्टमेंट रिकवरी टाइम बताता है, कितने समय में आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या करता है, सेम है लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ बताता है आपको। और ARR क्या बताता है, ये प्रॉफिट पे फोकस करता है, कैश फ्लो पे फोकस नहीं करता, ठीक है। चलिए अब NPV की बात कर लेते हैं। NPV क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा IRR, ओके, पहले NPV की बात कर लेते हैं फिर IRR की बात करेंगे। देखिए NPV का मतलब क्या होता है कि आपका जो कैश, यहाँ भी कैश फ्लो की बात हो रही है, यानी कि जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और जब कैश इनफ्लो की बात करते हैं तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा करंट कैश है उसको फुल वेट देंगे और जो फ्यूचर कैश फ्लो होगा उसको डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिसीजन क्या रूल है, यदि NPV 0 से बड़ा है या इक्वल है तो एक्सेप्ट करेंगे, NPV लेस देन 0 है तो रिजेक्ट करेंगे। इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका स्ट्रेंथ ये है कि इसमें टाइम, रियलिस्टिक रिटर्न, सरप्लस सब कुछ देखा जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि ARR में टाइम वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं था, पेबैक में भी टाइम का मतलब नहीं था, डिस्काउंटेड में हमने टाइम का मतलब रखा। फिर रियलिस्टिक रिटर्न होता है हमारा, सरप्लस को इवैल्यूएट करता है, सरप्लस है या नहीं है। यदि मान लीजिए कि कैश इनफ्लो जो है आउटफ्लो से ज़्यादा है तो सरप्लस होगा कि नहीं होगा, सरप्लस ही पता चलेगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है इसका NPV का कि ये सब्जेक्टिव एस्टिमेट होता है, लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है और आपके ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस को नहीं शो करता।
अब यदि वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसका एक कंपोनेंट होता है नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि करंट एसेट, नेट करंट एसेट यानी एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। तो ये बढ़ेगा आउटफ्लो से, घटेगा इनफ्लो से। फिर कैपिटल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, यानी लिमिटेड रिसोर्स रेस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट, नो फ्रेश फंड, हायर IRR, इन्फ्लेशन रिस्क रेट। और एक टर्म होता है हमारा EAC, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, यानी एनुअल कॉस्ट टू ऑन और मेंटेन एन एसेट। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कंपेयर करता है बहुत सारे लाइफ स्पैन के लिए। तो हमारा जितना भी कैश इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दीजिए, तो आपको NPV मिल जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए आप हायर NPV को चूज़ कीजिए। थोड़ा बात कर लीजिए IRR की। IRR होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट का एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ARR में क्या था कि वहाँ पे हमारा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था, लेकिन यहाँ पे हमारा एवरेज ग्रोथ रेट है आपके इन्वेस्टमेंट का। इसको हम कैलकुलेट करते हैं जब NPV 0 हो जाए। जिस रेट ऑफ रिटर्न पे NPV 0 होता है उसको हम लोग IRR बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं, सामने फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। समेशन ऑफ CT अपॉन 1 प्लस IRR टू द पावर T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू 1 टू T इज इक्वल टू T माइनस C0। यहाँ पे CT क्या है, नेट कैश फ्लो, नेट कैश इनफ्लो। C0 क्या है, तो C0 है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और T क्या है हमारा टाइम पीरियड है, और स्मॉल t क्या है स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन का रूल क्या कहता है कि अगर IRR जो है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हो तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर IRR जो है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न से कम हो तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये आपको इस फॉर्मूले से आपको IRR निकालना पड़ेगा। RRR क्या होता है, RRR क्या है, यह वो मिनिमम रिटर्न है जो आपको अपनी फंड का कॉस्ट कवर करने के लिए चाहिए ही चाहिए। सिंपल सी बात है। RRR क्या होता है, मतलब इतना फंड तो, इतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कवर होगा जो आपने खर्चा कर रखा है। चैलेंज क्या होता है, कभी कभी कैश फ्लो प्लस माइनस अल्टरनेट होने पर मल्टीपल IRR मिल सकता है जो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। मान लीजिए फॉर्मूला को आपने यूज़ किया और आपको एक IRR नहीं मिल रहा है, यू आर गेटिंग मल्टीपल IRR, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो फिर यहाँ पे सिनेरियो एनालिसिस का यूज़ किया जाता है रिलायबिलिटी के लिए। सिनेरियो एनालिसिस में दो चीज़ आता है, WACC और NPV, ठीक है। एक होता है MIRR क्या होता है, तो आपको सबका ये भी देखना है क्या डिमेरिट है, तभी नहीं समझ में आएगा कि मॉडिफाइड IRR क्यों लाया गया, ठीक है। तो MIRR का कंसेप्ट समझते हैं। MIRR क्या क्यों ज़रूरी है, क्योंकि IRR एज्यूम करता है कि सारे इनफ्लो को IRR पे ही मटेरियल ये रीइन्वेस्ट किया जाएगा। तो MIRR क्या एज्यूम करता है कि IRR क्या एज्यूम करता है कि सारे इनफ्लो को IRR पे ही रीइन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं है। आप सब के सब इनफ्लो को IRR पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। MIRR इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, ठीक है। IRR का सबसे बड़ा एजम्पशन है कि रीइन्वेस्टमेंट एंड IRR अनरियलिस्टिक। MIRR इसको रिजॉल्व करता है। तो इसका स्टेप क्या होता है, इसका स्टेप समझिए। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को निकालते हैं, यानी कि सारे आउटफ्लो को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके निकालते हैं। क्या करते हैं कि जितने भी आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आपको दिया रहेगा कि इतना परसेंटेज कॉस्ट, मान लीजिए कि 10% है, तो 10% फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम कैश आउटफ्लो को डिस्काउंट करेंगे। जितने भी कैश आउटफ्लो हैं, इनफ्लो अलग चीज़ होता है, आउटफ्लो अलग चीज़ होता है, राइट। तो जो भी हमारा आउटफ्लो है इसको डिस्काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारे इनफ्लो को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपाउंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंटिंग किया गया, यहाँ पे कंपाउंडिंग किया गया, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ को समझिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, राइट। मतलब 1 + 1/r टू द पावर n, इससे डिस्काउंट, ये फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर कहलाता है। और जो इनफ्लो है, आउटफ्लो को डिस्काउंटिंग करेंगे और इनफ्लो को कंपाउंडिंग करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमें मिलेगा टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। फिर MIRR कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि PVC अब टर्मिनल इज इक्वल टू TV इंटू 1 + MIRR टू द पावर n, ठीक है। जिससे आपको इसके वजह से क्या मिलेगा, आपको MIRR का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंगल और रियलिस्टिक रेट आपको मिलता है, सबसे बड़ा फ़ायदा है। और IRR के ऊपर से बेटर है, लेकिन डिफरेंट साइज प्रोजेक्ट और इफेक्टिव नहीं होता। एक्सेल में इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या करता है कि ये, या PI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, यह बताता है कि एक प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल है। तो PI निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारा सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ठीक है, तो टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। तो जो भी आपका टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है उसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पीआई मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात है, पीआई 1 से ज़्यादा है मतलब डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो जो आपको मिला है वो इनिशियल कैश आउटफ्लो से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, और यदि 1 से कम है तो प्रोजेक्ट अनप्रॉफिटेबल है। इसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो भी कहा जाता है। पूछा जाता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि यही होता है, पीआई होता है हमारा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो, राइट। अब कैपिटल बजटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए कैपिटल बजटिंग इसका मेन पर्पज़ होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना जो ग्रोथ और रिटर्न ला सके, राइट। फॉर ग्रोथ एंड रिटर्न लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को एनालाइज करना। अब देखिए उसमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, तो अगर कुछ फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ फैक्टर का ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपके लॉज, अननोन लॉज, कल्चर, पॉलिटिक्स, करेंसी का फ्लक्चुएशन और ट्रेड बैरियर, ठीक है, ये सही फैक्टर्स होते हैं। फिर आता है फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, FCFF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FCFF, फॉरेन करेंसी, FCCF, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। जब आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो करेंसी फ्लक्चुएशन का भी इम्पैक्ट होता है, यहाँ देखिए लिखा गया है करेंसी फ्लक्चुएशन। तो फॉरेन करेंसी में आप इन्वेस्ट कीजिएगा ना तो करेंसी फ्लक्चुएशन का भी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, राइट। लेकिन इसलिए रेगुलरली प्रोजेक्शन अपडेट करना और फॉरेन इंडिया कैश फ्लो को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो रेगुलरली आप क्या कीजिए, अपडेट करना और फॉरेन इंडियन कैश फ्लो को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। एक बार हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं जो फैक्ट अभी तक हमने देखा। तो हमने ये देखा कि IRR क्या होता है, IRR ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताता है। ये क्या यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या का ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। और इसके फॉर्मूला में आप देखे होंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है IRR का, उसमें हम लोग ग्रोथ रेट को देखते हैं, ठीक है। और MIRR क्या होता है, IRR का रियलिस्टिक वर्जन है। IRR में इशू था, IRR का क्या इशू था आपने देखा होगा कि मल्टीपल IRR, यदि कैश फ्लो अल्टरनेट होगा तो मल्टीपल IRR मिलेगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन होता था। और IRR में मैंने आपको बताया था कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे NPV हमारा 0 होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है यह बताता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में करेंसी और पॉलिटिकल रिस्क का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं IPI के बारे में या इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से पहले जो है फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट को समझ लीजिए। देखिए फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है कि जब आप लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो स्पॉट रेट यूज होता है, ठीक है। लोकल टू फॉरेन करेंसी इफ़ यू कन्वर्ट देन इट इज़ कन्वर्टेड एट द स्पॉट रेट, राइट। तो स्पॉट रेट हर करेंसी के फॉर्म के हिसाब से अलग हो सकता है, जैसे कैश, ट्रैवलर चेक। तो डिपेंड करता है कि करेंसी का फॉर्म क्या है, उसका स्पॉट रेट अलग अलग होगा। कैश का अलग स्पॉट रेट होगा, ट्रैवलर चेक का अलग अलग होगा, नोट्स का अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्पॉट रेट का यूज करना है लोकल टू फॉरेन करेंसी में, इसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट बोला जाता है, ठीक है। तो अब आता है एक टर्म IPI होता है इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अब सब ये क्या होता है, यह वह इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन सिक्योरिटी में किया जाता है। तो फॉरेन सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटीज़ हो गया, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट हम लोग फॉरेन सिक्योरिटीज़ में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं IPI यानी इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, इसका चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका चैनल्स क्या होता है, क्रॉस कंट्री रेमिटेंस वाया डिजिग्नेटेड इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे इंडिया में आप LRS के अंदर हर फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो एक तरह का क्या है, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट IPI है, ठीक है। और फॉरेन सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं LRS के माध्यम से, ओके। अब IPI का बेनिफिट क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़, आपको डेवलप्ड और फास्ट ग्रोइंग मार्केट का एक्सेस मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, राइट। क्या इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के एनालिसिस और रिसर्च इजीली अवेलेबल होते हैं। एक्सचेंज स्टेबिलिटी यानी डेवलप्ड मार्केट में करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन IPI के कुछ बैरियर्स भी हैं। पहला बैरियर क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिखा है ना। अब मान लीजिए पॉलिटिकल, मैंने बोला ही जब भी आप क्रॉस कंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा 2 रिस्क से तो एक्सपोज रहेंगे ही, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये सबसे बड़ा बैरियर है। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर, रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलने में डिले हो सकता है, सही जानकारी मिलने में रिस्क हो सकता है। आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर का ज़्यादा रिस्क होता है। अब बात करें एसेट एलोकेशन की, तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाइए, है ना, तभी एसेट को एलोकेट कीजिए। लिक्विडिटी का ध्यान रखिए ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर फंड इजीली मिल जाए। आइडल फंड यदि है उसको अवॉइड कीजिए और केयरफुली सिक्योरिटी चूज कीजिए, जैसे लार्ज कैप सिक्योरिटी, स्मॉल कैप, ग्रोथ स्टॉक, ट्रेजरी बॉन्ड एक्सेट्रा। अब हेजिंग स्ट्रेटजीज क्या है, तो एक्सटर्नल रेट रिस्क को कम करने के लिए यह मेथड यूज होते हैं। तो पहला होता है हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। इसका यूज़ करके आप फ्यूचर एक्विजिशन या एग्जिट के लिए, ये मतलब कि फ्यूचर में आपको यदि एक्वायर करना है या एग्जिट करना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट, इस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर लीजिए। फिर कुछ हमारे हेज पोर्टफोलियो बन सकता है जो वर्ल्ड मार्केट, फॉरेन डोमेस्टिक मार्केट, कंट्री करेंसी स्पेसिफिक एसेट को कंबाइन करे। और एक सिंपल सा अप्रोच है कि पूरे फंड अमाउंट को हेज कर दिया जाए जो करेंसी रिस्क से एक्सपोजर में है। अब देखिए, कुछ आईपीआई के डायरेक्ट चैनल होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट चैनल होते हैं। डायरेक्ट चैनल में ADR, GDR, FDI, ग्लोबल म्यूचुअल फंड, ETF, MNCs आते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज आते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड जो डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात कर लें एक्सचेंज एंड कंट्री रिस्क की। दो इंपॉर्टेंट रिस्क है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फेस किया जाता है। एक्सचेंज रिस्क का मतलब कि करेंसी के डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन से होता है, जैसे वार, सैंक्शन या पैंडमिक के टाइम पर। और एक कंट्री रिस्क होता है जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, सोशल अनरेस्ट या लीगल रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से आता है। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें बात की। फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट स्पॉट रेट पर कन्वर्जन होती है। मैंने बोला ना आपको कि जब भी आप लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको स्पॉट रेट का यूज़ करना पड़ता है। और स्पॉट रेट जो है सभी तरह के सिक्योरिटीज़ के लिए अलग अलग होता है। और आईपीआई से आपको फॉरेन मार्केट का एक्सेस मिलता है और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है। हेजिंग स्ट्रेटजी से आप एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, ये सभी पॉइंट्स को अभी हमने डिस्कशन किए, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। फिर बात किया जाए रिटर्न एंड रिस्क ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो पहले रिटर्न फैक्टर की बात करते हैं। तो रिटर्न को क्या इम्पैक्ट करता है? पहला, एसेट का टाइप, यानी लिक्विड एसेट कम रिटर्न देते हैं लेकिन रिस्क भी कम होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए बैंक डिपॉजिट है, लिक्विड एसेट है ना, जब आप चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि रिस्क कम है तो रिटर्न कम मिलेगा। और कंट्री स्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि अगर कंट्री की इकोनॉमी और फॉरेक्स स्ट्रॉन्ग है तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। फिर आता है डिविडेंड स्ट्रेटजी, यानी अगर डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट पे आउट, है ना। तो डिविडेंड स्ट्रेटजी भी होता है। पहला फैक्टर है रिटर्न फैक्टर। फिर आता है रिस्क फैक्टर, यानी कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल रिस्क, एक्सचेंज रिस्क और कंट्री रिस्क भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब आता है CAPM, जिसको बोला जाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये क्या होता है? यह मॉडल बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके रिस्क से प्रोपोर्शनल में कितना होना चाहिए। मतलब ये रिस्क, रिटर्न और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 3 चीज़ों को देखता है, ठीक है। रिस्क, रिटर्न एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या बताता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, उसके रिस्क के प्रोपोर्शन में कितना होना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा है कि रिस्क, उसके रिस्क के एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है रिस्क के प्रोपोर्शन में कितना होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा एल इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो RF क्या है हमारा? रिस्क फ्री रिटर्न है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, रिस्क फ्री रेट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में। बीटा एल क्या होता है? बीटा होता है इन्वेस्टमेंट का मार्केट के कंपैरिजन में वोलेटिलिटी, है ना। इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका मार्केट की कंपैरिजन में वोलेटिलिटी बीटा होता है। तो सिंपल वर्ड में अगर रिस्क ज़्यादा है तो ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, और यह फॉर्मूला आपको ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हम RE कर रहे हैं ये रिटर्न ही तो है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज जस्ट लाइक अ रिटर्न, राइट। तो जो इसको आप कह सकते हैं कि आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा उसको आप नहीं ले सकते हैं रिस्क फ्री रेट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में मिलता है, प्लस समथिंग क्या, समथिंग आपको जो प्रीमियम आपने पे किया है, ठीक है, इतना प्रीमियम पे किया है ना, रिस्क, मार्केट रिस्क, और ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया इनटू बीटा एल, ठीक है, लिवरेज बीटा। तो अब आता है APT थ्योरी। APT थ्योरी क्या कहता है? आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी कहते हैं इसको। तो देखिए, CAPM का एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन APT मल्टीपल इकोनॉमिक फैक्टर का यूज़ करता है। सभी का काम वही है, ये भी आपको ये रिटर्न ही बताता है इसमें, लेकिन इसमें एक ही फैक्टर था, ठीक है। यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर था, लेकिन यहाँ मल्टीपल फैक्टर होता है, जैसे कि GDP ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, स्टॉक इंडिसेस हो गया, गोल्ड प्राइस हो गया, ये सब पे फोकस करता है। APT का मेन फोकस होता है मार्केट की मिस प्राइसिंग का फ़ायदा उठाना। फिर बात करें इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग की, तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग जो फॉरेन प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को इवैल्यूएट करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉरेन प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गोल को समझिए। गोल क्या होता है? आप लोकल फॉरेन मार्केट को टैप करना, ठीक है, वहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में सेल किए जा सकें। पहले कि लोकल फॉरेन मार्केट को आप टैप कीजिए, फिर वहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। मतलब हमारे फॉरेन मार्केट, लोकल फॉरेन मार्केट को हमने टैप किया, प्रोडक्ट को वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, डोमेस्टिक किया जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जा सके, और फिर लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके ग्लोबल एक्सपेंशन करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा। फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन,
ठीक है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन क्या होता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले तो आप रिलेवेंट डेटा को गैदर कीजिए, जो रिलेवेंट डेटा है। डेटा गैदर करने के बाद जो है ऑडियंस पैटर्न का, ऑडियंस का एनालिसिस कीजिए और वर्क फ्लो रिफाइन कीजिए और फिर फ्यूचर प्लानिंग को कीजिए। जैसे अगर आपको यूएस में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है तो इन्वेस्टमेंट देखिए $100 लाख का होगा, 1 करोड़ का। रिस्क फ्री रेट इतना होगा, इंडिया में इतना होगा, तो आपको रिस्क एडजस्ट रिटर्न कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करनी होगी। ओवरसीज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में कुछ इशूज़ आते हैं। सबसे पहला इशू क्या आता है कि जैसे कि करेंसी रिस्क आता है, ठीक है, फिर इकोनॉमिक रिस्क आ सकता है, पॉलिटिकल रिस्क, लीगल फैक्टर आ सकता है। अब सवाल है डिस्काउंट रेट कैसे कैलकुलेट करें। देखिए डिस्काउंट रेट, रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम दोनों को कंसीडर करना होता है। डिस्काउंट रेट को ओवरसीज रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, रिस्क फ्री रेट RF है, रिस्क प्रीमियम आपका RM है, ठीक है। रिस्क प्रीमियम आपका RM है, या RP से नोट कर सकते हैं रिस्क प्रीमियम को। तो 1 + RA = 1 + RF मल्टीप्लाइड बाई 1 + RP, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको रिस्क फ्री रेट USA में दे रखा है, इंडिया में दे रखा है, रिस्क एडजस्टेड रेट दे रखा है, जिसको RA कहा जाता है। तो USA के लिए आपको निकालने का है तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अब बात आता है एस्टिमेटिंग फ्यूचर एक्सचेंज रेट। फॉरेन प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन तभी एक्यूरेट होगा जब फ्यूचर एक्सचेंज रेट का सही एस्टिमेशन हो। आपका जो फ्यूचर एक्सचेंज रेट है उसका सही एस्टिमेशन होगा, तभी आप पता कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन तभी होगा। तो इसीलिए फ्यूचर एक्सचेंज रेट को एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है हमारा ये होम करेंसी कैश फ्लो और एक होता है फॉरेन करेंसी अप्रोच, ठीक है। तो होम करेंसी अप्रोच में क्या होता है कि सारी कैश फ्लो को INR में कन्वर्ट करो और डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का यूज़ करो, ठीक है। और ओवरसीज़ फॉरेन करेंसी कैश फ्लो में क्या होता है, कैश फ्लो को फॉरेन करेंसी में ही रखो और उन्हें डिस्काउंट करो और फिर प्रेजेंट स्पॉट रेट का यूज़ करके INR में कन्वर्ट करो। तो दोनों तरीका है। तो अभी हम 2-3 चीज़ देखी। पहला चीज़ देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और रिस्क कंट्री स्टेबिलिटी और एसेट टाइप पे डिपेंड करता है। CAPM और APT मॉडर्न रिस्क रिलेशनशिप को समझने के लिए यूज होता है, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को समझने के लिए यूज होता है। फिर इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में करेंसी रिस्क और पॉलिटिकल फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। एक्सचेंज रेट का सही एस्टिमेशन ओवरसीज प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए क्रिटिकल होता है, ठीक है। फिर हम इसका मेथड्स आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है। तो देखिए स्पॉट मैंने बोला था ना कि आपको यदि लोकल मार्केट को कन्वर्ट करना है फॉरेन मार्केट में तो स्पॉट का यूज़ किया जाएगा, स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट एट टाइम T = स्पॉट करंट स्पॉट रेट इंटू 1 + RH/RF। RH है रिस्क फ्री रेट इन होम कंट्री और RF है रिस्क फ्री रेट इन फॉरेन कंट्री, होल टू द पावर T। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैकेनिज्म। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब है कि जब एक MNC अपने रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है। तो एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके बहुत सारे एंटिटीज़ होंगे। अब एंटिटीज़ के बीच क्या करना है, इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का प्राइस डिसाइड करना है। सबसे पहले आता है OECD का रूल। OECD क्या करता है, फेयर ट्रेड इंश्योर करना और टैक्स हेवन को अवॉइड करना, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना और फेयर ट्रेड को इंश्योर करना। फिर आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का रूल। ट्रांसफ़र प्राइसिंग यानी रिलेटेड पार्टी के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर आता है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का मतलब कि MNC कभी कभी अपने प्रॉफिट को लो टैक्स रीजन में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन MNC ऑफन शिफ्ट प्रॉफिट टू द रीजन विद लो और नो टैक्स, ठीक है। फिर आता है इम्प्लीकेशन। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है और अगर रूल वॉलेट किया गया तो फाइनेंशियल पेनल्टी लगती है। इन्वेस्टमेंट इफेक्ट क्या होता है कि कॉम्प्लाइंस के लिए प्रॉपर स्टडी और प्लानिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब थोड़ा मैं आपको कैपिटल बजटिंग के ओवरव्यू के बारे में बता दूँ। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, कैपिटल बजटिंग में कि जिसमें हम मेन काम होता है नए प्रोजेक्ट के कॉस्ट और रेवेन्यूज़ का एस्टिमेशन। कॉस्ट के अंदर लैंड, प्लांट, लेबर, मटेरियल, वर्क, एवरीथिंग कैपिटल आएगा। और रेवेन्यू में हमें मार्केट बिहेवियर और कंपटीशन, 2 चीज़ से अफेक्टेड होती है। फिर क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रिस्की होते हैं क्योंकि इनमें करेंसी फ्लक्चुएशन, लोकल रेगुलेशन और कल्चरल डिफरेंस भी होती है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल बजटिंग में रिस्क क्या कौन सी आती है। तो 1-2 तरह के अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। पहला होता है स्टैंडअलोन रिस्क, यानी कि सिनेरियो चेंजेस, डिसीजन या ब्रेक इवन सिचुएशन से रिलेटेड रिस्क। फिर आता है हमारा, जैसे मान लीजिए हाई टेक्नोलॉजी या हजार्डस केमिकल की वजह से प्रोजेक्ट रिस्की हो सकता है ना। तो ये स्टैंडअलोन रिस्क के अंदर आएगा। फिर आता है कॉन्टेक्चुअल रिस्क। तो कॉन्टेक्चुअल रिस्क में क्या आता है कि कॉर्पोरेट रिस्क जैसे कि टेक ओवर, है ना। मार्केट रिस्क जैसे कि कंपटीशन और इंटरनेशनल रेगुलेशन का चेंज,
तो ये कॉन्टेक्चुअल रिस्क में आता है। तो स्टैंड लोन में मैंने क्या बोला कि सिनेरियो, डिसीजन, ब्रेक इवन सिचुएशन, हाई टेक्नोलॉजी, हजार्डस केमिकल। और कॉन्टेक्चुअल में हमारा कॉर्पोरेट रिस्क आएगा, जैसे टेक ओवर हो गया, मार्केट रिस्क जैसे कि कंपटीशन और इंटरनेशनल रेगुलेशन। फिर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क आता है, जैसे कि हमारा सीजनल बिजनेस हो गया, पॉलिसी डिपेंडेंट बिजनेस हो गया। फिर हमारा इन्वायरमेंटल रिस्क आता है। इन्वायरमेंटल रिस्क यानी प्रोजेक्ट जिसमें पॉल्यूशन कंसर्न हो, उसमें स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर वेदांता स्टरलाइट कॉपर प्लांट का शटडाउन, फ्यूचर रिटेल एंड इंडिगो एयरलाइन। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडअलोन रिस्क होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क होता है, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क होता है, इन्वायरमेंटल रिस्क होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी एनालिसिस, देखिए यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात की जाए तो जो आप ये हेल्प करता है ये एसेस करने में कि अगर किसी वेरिएबल में चेंज होता है तो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंपैक्ट होती है। आप यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट 40,000 लाख है, सेल्स 36,000 लाख है, सब लाख में है। वेरिएबल कॉस्ट 24,000 है, फिक्स कॉस्ट 2,000 है, डेप्रिसिएशन प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% है, पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है, कैश फ्लो इतना है। तो सिनेरियो एनालिसिस करेंगे ना 10 साल के लिए और 12% पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देखा जाएगा कि जो नॉर्मल केस में एनपीवी है वो 5,200 होगा। वर्स्ट केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा, देख रहे हैं ना, -1,300 हो गया। ठीक है, और सेल्स कम हो गई तो एनपीवी जो है -2,340 हो गया। ये तो वर्स्ट केस था। ऑप्टिमिस्टिक केस में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट 65% हो गया तो एनपीवी जो है बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, तो वनरेबल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, और फिर रिस्क कंटेनमेंट का प्लान बनाने में भी मदद करता है। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक होता है हमारा हिलियर्स मॉडल। तो हिलियर्स मॉडल क्या कहता है ये समझते हैं। हिलियर्स मॉडल एक और पावरफुल टूल है जो एनपीवी और कैश फ्लो के स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करता है रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए। कितना रिस्क है उसको यदि क्वांटिफाई करना है तो एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करता है कैश इनफ्लो का। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि यदि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हायर है तो हायर रिस्क होगा, लोअर है तो लोअर रिस्क होगा। ये रूल तो सिंपल है। तो हिलियर्स मॉडल समझ में आया दोस्तों कि एक जो एनपीवी और कैश फ्लो के स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करता है रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए। और हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो हायर रिस्क है, लोअर है तो लोअर रिस्क है। तो कंसेप्ट समझ में आया। कैश फ्लो का कोरिलेशन अब देखिए दो तरह का हो सकता है, या तो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब कि कैश फ्लो हर साल सिमिलर बिहेव करता है, या तो कोई कोरिलेशन ही नहीं होगा, यानी हर साल का कैश फ्लो इंडिपेंडेंट होता है। तो हिलियर्स मॉडल का मेन फोकस है कैश फ्लो वेरिएबिलिटी को एनालाइज करना ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटर हो सके। तो अभी हमने ट्रांसफर प्राइसिंग की बात की। ट्रांसफर प्राइसिंग का फोकस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करना है ताकि टैक्स हेवन को मिसयूज ना हो। कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट की कॉस्ट और रेवेन्यू का एस्टिमेशन होता है, स्पेशली कॉस्ट बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। रिस्क एनालिसिस अलग अलग टाइप के रिस्क को वैल्यूएट करता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प करता है वनरेबल एरिया को आइडेंटिफाई करना और रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाना। और फिर हमने बात की हिलियर्स मॉडल रिस्क को क्वांटिफाई करता है थ्रू कैश फ्लो डायरेक्शन। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे और भी कोरिलेशन एनालिसिस है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन एनालिसिस क्या करता है, सिमुलेशन एनालिसिस का मतलब है आर्टिफिशियल सिनेरियो क्रिएट करके करना ताकि एनपीवी और आईआरआर को डिफरेंट कंडीशन में एनालाइज किया जा सके। सबसे पहले इसमें मॉडल प्रिपेयर करेंगे, एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर में कंट्रोल पैरामीटर और अनकंट्रोल पैरामीटर को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सटर्नल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, रैंडम फैक्टर जो आपके कंट्रोल से बाहर है। फिर एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये करेंगे, जो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल है उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर उसके बाद रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करके एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, लिखा है ना, रैंडमली सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट एनपीवी। और फिर रिजल्ट को मल्टीपल सिमुलेशन को रन करके एनपीवी का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और फिर रिजल्ट को रन करके डिसीजन लेंगे। जब आप एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट सेल ग्रोथ रेट का इसको सिमुलेट करके पता कर सकते हैं कि कौन सा सिनेरियो टाइप आपके लिए लाइफ के लिए ज़्यादा सही है। इसका स्ट्रेंथ क्या होता है सिमुलेशन का कि मल्टी फैक्टर और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता है। कंप्यूटर के साथ ये बहुत ही एफिशिएंट होता है स्पेशली फॉर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि कोरिलेशन को हैंडल करना मुश्किल होता है और एक्सपर्ट जजमेंट की ज़रूरत होती है। एक होता है डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस एक ग्राफिकल टूल है जो आपको डिसीजन और उनके पॉसिबल आउटकम के प्रोबेबिलिटी के साथ एनालाइज करने का मौका देता है। इसके कंपोनेंट होते हैं ब्रांच और नोड। ब्रांच यानी डिसीजन या अल्टरनेटिव एक्शन, और नोड यानी कि आउटकम विद अ प्रोबेबिलिटी अटैच्ड। ठीक है, तो इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है कि ट्री को ड्रॉ करो, डिसीजन, आउटकम, अनसर्टेनिटी और मोर ब्रांचेज।
ठीक है। तो फिर ट्री को सबसे पहले ट्री को ड्रॉ करना, उसके बाद इवेल्युएट करना, लास्ट ब्रांच से स्टार्ट करके एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, बैकवर्ड मूव करके हायर वैल्यू डिसीजन सेलेक्ट करो। ऐसा बैकवर्ड मूव करना पड़ता है इसमें हमें। ठीक है, जैसे यहाँ प्रोजेक्ट ए है, एनपीवी इतना, प्रॉफिटेबिलिटी इतना, प्रोजेक्ट बी इतना, एस्टिमेटेड एनपीवी इसका मल्टीपल इतना होगा। फिर कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस क्या होता है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस के बारे में। देखिए कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस का काम है इवैल्यूएट करना कि एक नए प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट का फर्म के ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट है या कोई नया इन्वेस्टमेंट है, इसके फर्म के ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताता है हमें कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस। इसमें रिस्क प्रोफाइल चेंज एक फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नया प्रोजेक्ट ऐड करना एक पोर्टफोलियो में नए सिक्योरिटी को ऐड करने जैसा होता है। फिर आता है स्टैंडलोन वर्सेस पोर्टफोलियो व्यू। देखिए स्टैंडलोन प्रोजेक्ट रिस्की या इंपॉर्टेंट लग सकता है, पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर एक प्रोजेक्ट सीजनल है तो दूसरा प्रोजेक्ट उस सीजन के बाहर अच्छा परफॉर्म करेगा, करके रिस्क को बैलेंस कर सकता है। अब डाइवर्सिफिकेशन का क्या बेनिफिट होता है समझ लीजिए। देखिए ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस करता है बाय स्प्रेडिंग एक्सपोजर, डाइवर्सिफिकेशन। फिर क्या करता है डाइवर्सिफिकेशन, साइक्लिक डाउनटर्न से प्रोटेक्ट करता है। एक प्रोजेक्ट लो परफॉर्म करे तो दूसरा कॉम्पेंसेट कर सकता है। स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है, राइट, मल्टीपल सोर्सेज से। ये बड़ा लेकिन चैलेंज क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। चैलेंज क्या है डाइवर्सिफिकेशन का कि शेयर होल्डर प्रीफर करते हैं कि वो अपना डाइवर्सिफिकेशन खुद करें इंस्टेड ऑफ द कंपनी टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। और फिर अगर शेयर होल्डर एग्री नहीं करते तो वो अपने शेयर बेच कर एग्जिट कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट फर्म के इक्विटी पर होता है। फिर बात करें डिसीजन मेकिंग के लिए की कंसिडरेशन क्या है। पहला रिस्क, क्या ये रिस्क मैनेजेबल है। फिर आता है रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बात की जा रही है रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज की, मतलब कि क्या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर आता है कॉम्पिटिशन एंड लेंडर इन सेगमेंट। फिर आता है हमारा इन हाउस टैलेंट वर्सेस आउटसोर्सिंग। क्या आपको एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, यानी कि क्या यह डिसीजन आपके ब्रांड इमेज के साथ अलाइन होता है कि नहीं होता है। तो रिस्क मिटिगेशन और कोर कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ को मेंटेन करना एक बैलेंस का काम है। यह दोनों चीज़ें सॉल्व करते वक्त दोनों चीज़ें सही तरीके से अलाइन होनी चाहिए। यदि हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल और इनकंट्रोलेबल। या देखिए लिखा जा रहा है इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल और इनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को हैंडल करना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर बिजनेस स्किल। तो इसकी की एलिमेंट्स होते हैं, पहला कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा। फिर आएगा हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है इक्विटी का मतलब होता है ऑनरशिप का डाइल्यूशन रिस्क, और डेब्ट का इम्पैक्ट पड़ता है डेब्ट इक्विटी रेशियो पर। फिर आता है प्राइजिंग स्ट्रेटजी, यानी कि प्राइसिंग का ब्रेक इवन पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है अलॉन्ग विथ इंटरनल कॉस्ट और मार्केट कॉम्पिटिशन। फिर आता है सीक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट का। सीक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, सीक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब हुआ कि ओवर इन्वेस्टमेंट अवॉइड करो, एनालाइज ट्रेंड एंड रीजन ट्री एनालिसिस का यूज़ करना। फिर आता है इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस। इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस क्या होता है कि पहले रिसर्च करो, इंपल्सिव डिसीजन को अवॉइड करो स्पेशली न्यू मार्केट। और फिर हमारे कुछ स्ट्रेटजिक एलियंस होते हैं। स्ट्रेटजिक एलियंस क्या होते हैं, देखिए जल्दी पार्टनरशिप के लिए एसपीवी और एमओयू रेडी करना, स्पेशल पर्पस व्हीकल और एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेडी करना। इंश्योरेंस में हमारा फायर, फ्लड, साइबर क्राइम, ये सब रिस्क को हेज करो और फॉर पीस ऑफ माइंड। फिर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टेबल इनपुट सोर्सिंग के लिए, और ये सप्लाई चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है दोस्तों कि फ्यूचर और ऑप्शन का यूज़ करके प्राइस के रिस्क को हेज करना, या हाई लिवरेजिंग की वजह से रिस्की हो सकता है डेरिवेटिव, राइट। और शॉर्ट टर्म टू मार्केट, यानी जल्दी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन अंडर रिस्क, देखिए प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मतलब है डिफरेंट सिनेरियो में एनपीवी, आईआरआर या अदर फाइनेंशियल मैट्रिक का यूज़ करके डिसीजन लेना। की प्रोसेस क्या होते हैं इसमें, जजमेंटल इवैल्यूएशन, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस के प्रोज कॉन्स और रिस्क को डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं। कैरियर चॉइस की तरह सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं। फिर आता है हमारा पेबैक पीरियड, यानी कि शॉर्टर पेबैक पीरियड का मतलब है कम रिस्क लेकिन हमेशा ऑप्टिमल नहीं होता है, मतलब कम समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ रहा है।
फिर होता है एडजस्टेड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, इसको RADR कहा जाता है। RADR क्या होता है? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए हायर डिस्काउंट रेट का यूज होता है, जो रिस्क को अकाउंट करता है, राइट। तो इसका देखिए इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रिस्क प्रीमियम। जब भी आप एनपीवी निकालते हैं तो हाई डिस्काउंट रेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद दोस्तों जो हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड होता है, उसमें कहा जाता है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड में लोग एक लोअर बट श्योर रिटर्न को प्रीफर करते हैं हायर बट अनसर्टन रिटर्न के ऊपर, ठीक है। मतलब एक लोअर सर्टन रिटर्न प्रीफर करेंगे और हायर अनसर्टन रिटर्न बेस्ड ऑन रिस्क टॉलरेंस। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 25,000 पर 10% का गारंटेड रिटर्न मिले या हायर रिटर्न का रिस्क लेना है, ठीक है, तो इसका एक कोएफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, अल्फ़ा टी बोला जाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा टी का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसका एडवांटेज क्या है? रिस्क वेरिएबिलिटी को हर साल के कैश फ्लो के साथ कंसीडर करेगा, एक्यूरेट डिसीजन प्रोवाइड करेगा, लेकिन डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स है, और RADR यानी कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट के लिए इसका ईजियर अल्टरनेटिव है। फिर आता है RADR से कंपैरिजन। देखिए सिंपल सी बात है, RADR से कंपैरिजन यदि बात करें तो दो चीज़ों का, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसमें देखिए रिस्क वेरिएबिलिटी को हर साल के कैश फ्लो के लिए कंसीडर करता है, एक्यूरेट रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड करता है ना, एक्यूरेट रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड करता है ये। डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद लेस पॉपुलर है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू एस्टिमेशन की, रिस्क एनालिसिस इन प्रैक्टिस। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू एस्टिमेशन की। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। रेवेन्यू एस्टिमेशन में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, हमेशा रेवेन्यू को कॉशसली एस्टिमेट करना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट रेवेन्यू को कम कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को रिस्क में डाल सकते हैं। फिर आता है कॉस्ट एस्टिमेट, जो कहता है कि सेफ्टी मार्जिन यानी हर कॉस्ट के लिए 10% से 30% तक का कुशन रखना जरूरी है। फिर उसके कुछ की फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल यानी वॉलेटाइल प्राइस, इंपोर्ट यानी अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट, लेबर यानी एट्रिशन या स्किल डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टिंग? तो इसका मीनिंग है कि रिस्क कवर के साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट डिसीजन के लिए कुछ फोकस पॉइंट हैं कि फंडिंग का कट ऑफ पॉइंट डिफाइन करो, शॉर्ट पेबैक पीरियड प्रेफर करना, और मिनिमम रिस्क और रिटर्न ऑब्जेक्टिव को सेट करना। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में अलग अलग वेरिएबल को एंटर करके प्रोजेक्ट की रोबस्टनेस टेस्ट की जाती है। अगर कॉस्ट बढ़ती है या रेवेन्यू कम होती है तो एनपीवी या IRR पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आता है सिनेरियो एनालिसिस। इसमें 3 सिनेरियो होते हैं, नॉर्मल सिनेरियो, ऑप्टिमल सिनेरियो और पेसिमिस्टिक सिनेरियो। इस सिनेरियो का टेस्ट करके रीजनेबल रिटर्न और क्विक एग्जिट का प्लान बनाना पड़ता है। फिर इसका परफेक्ट टेक्निक क्या है रिस्क एनालिसिस का? तो पहला होता है हमारा सेंसिटिविटी, फिर सिनेरियो, फिर RADR और फिर डिसीजन ट्री एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कैपिटल बजटिंग में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? तो इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं। तो पहला टेक्निक है फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, लिखा है ना, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इंटरनल प्रोड्यूस वर्सेस वेंडर सोर्सिंग, ये सब के सब होते हैं। CEP एनालिसिस, रिलेवेंट कॉस्ट, एक्टिविटी बेसिस को मैं आपको आगे बताऊंगा, डिसीजन मेकिंग के टेक्निक कहलाते हैं ये, राइट। तो कैसे फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाए? फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन या आउटसोर्सिंग और स्पेसिफिक ऑर्डर को कैसे किया जाता है, इसे कुछ की कंसिडरेशन है। अब दोस्तों बात करें डिसीजन मेकिंग टेक्निक की, तो मैंने आपको बताया था CEP एनालिसिस। CEP क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। इसमें 3 चीज़ें फोकस होता है, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट पे। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है दोस्तों? फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस पर यूनिट विथ हायर वॉल्यूम, ठीक है। हायर वॉल्यूम के साथ पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरीज विद वॉल्यूम, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के साथ चेंज होती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करें तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना कम कॉस्ट पर यूनिट, है ना। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही कम कॉस्ट पर यूनिट होगा। लेकिन अप स्केलिंग के साथ साथ कॉस्ट कभी कभी इंक्रीज़ भी हो सकती है।
लिखा है ना, अप स्केलिंग में इंक्रीज कॉस्ट। इकोनॉमी ऑफ स्केल कॉस्ट कम करता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना कम कॉस्ट पर यूनिट होगा, लेकिन अप स्केलिंग करेंगे तो कॉस्ट कभी कभी बढ़ा भी सकता है। फिर बात करें प्राइसिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइसिंग। देखिए प्राइसिंग डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रेक इवन पॉइंट को इम्पैक्ट करती है, लिखा है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रेक इवन पॉइंट को इम्पैक्ट करता है। हायर प्राइस का मतलब होता है अर्लियर ब्रेक इवन, बट लोअर प्राइस जो है बायर अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये प्राइसिंग वाली बात होगी। फिर वॉल्यूम इम्पैक्ट की बात करें, वॉल्यूम डायरेक्टली एब्सोल्यूट प्रॉफिट और ब्रेक इवन कैलकुलेशन को इम्पैक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो नए प्रोडक्ट, हायर कॉस्ट क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम लो होते हैं। फिर लो प्राइसिंग से क्या होता है कि बायर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ब्रेक इवन डिले हो जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो देखिए हायर वॉल्यूम, प्लानिंग और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट ओवरऑल कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। RADR मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि होता है अब देखिए दो चीज़ है, एक तो है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वर्सेस RADR, ठीक है। तो ये दो फैक्टर को हमें ध्यान रखना है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो को डायरेक्टली एडजस्ट करता है, लेकिन RADR डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा फ्यूचर इंसाइट ऑन CAP एनालिसिस की बात कर लेते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बातें हमें ध्यान रखनी है कि CAP एनालिसिस में तीन चीज़ आते हैं, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट। तो कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ये तीनों का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, राइट। तो हर फैक्टर का इम्पैक्ट होता है प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट और पेबैक पीरियड पे, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे चेंज, मान लीजिए कोई फैक्टर में चेंज आ जाए तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, कॉस्ट आपका बढ़ गया तो आपको प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे या कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर मार्केट प्राइस लो है तो कॉस्टिंग एडजस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो CAP एनालिसिस को हमने समझ लिया कैसे आपस में रिलेशन होता है, ये तीनों में आपस में कैसे कोरिलेटेड है, कोई फैक्टर चेंज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए कैसे इसकी यूटिलिटी क्या होती है। तो फाइनेंशियल क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं, सबसे पहला होता है क्या प्राइस रिडक्शन से सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा, ठीक है। प्राइस रिडक्शन से क्या प्रॉफिट बढ़ेगा, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने पर कितना एडिशनल सेल वॉल्यूम चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेल्स के जो स्टाफ हैं दोस्तों, उनके लिए फिक्स सैलरी बेटर है या कमीशन बेस्ड पे। और फिर चौथा क्वेश्चन है कि अगर सेल्स, प्राइस, आउटपुट और कॉस्ट फ्लक्चुएशन हो जाए तो क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। अब एक होता है रेलेवेंट वर्सेस इरेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, रेलेवेंट कॉस्ट यानी फ्यूचर डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट या आउटसोर्सिंग कॉस्ट। और इरेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, यानी इरेलेवेंट कॉस्ट मतलब कि डिसीजन से यानी अनअफेक्टेड होता है, जैसे कि संक कॉस्ट यानी इंश्योरेंस, ठीक है। तो रिलेवेंट मतलब कि फ्यूचर डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, और इरेलेवेंट कॉस्ट मतलब कि हमारे फ्यूचर डिसीजन से इम्पैक्ट नहीं करता। कुछ अवॉइडेबल कॉस्ट होते हैं जो कि रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ की कंसेप्ट बताया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब एक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो दूसरे ऑप्शन को पोटेंशियल इनकम लॉस होता है। फिर आता है कॉमन डिसीजन, ठीक है। कॉमन डिसीजन का मतलब कि ये ऐड, ड्रॉप और प्रोडक्ट लाइन। तो इंक्रीमेंटल इनकम को लॉस्ट इनकम से कंपेयर करना होता है, तो उसकी बेसिस पे मैक और बाय डिसीजन लिया जाता है, खरीदें या बेचें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आता है हमारा एक ABC एनालिसिस, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, ABC मेथड कॉस्ट को एक्टिविटीज़ के बेसिस पर एलोकेट करता है, नॉट जस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम। ये किसके बेसिस पर एलोकेट करता है, एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, रिलेटेड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना होता है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है और ओवरहेड को एलोकेट करना होता है। फिर प्राइमरी एक्टिविटी के बेसिस पर सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। अब थोड़ा इथिकल डिसीजन मेकिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि इज़ इट द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी। इज़ इट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को तोड़ना बिजनेस और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है। इज़ इट रेस्पेक्टफुल, मतलब कि सभी को रेस्पेक्ट सबको देनी चाहिए, कस्टमर, एम्प्लॉय और पार्टनर को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद इज़ इट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इज़ इट सिविल, इज़ इट कॉम्पैशनेट, इज़ इट फेयर, ये सब चीज़ याद रखना है। देखिए ट्रस्ट होना, रेस्पेक्ट होना, रिस्पॉन्सिबल होना, फेयर होना, केयर, सिविल। अब देखिए कैरेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल की बात कर लेते हैं। तो देखिए 7 पिलर्स हैं, याद रखिएगा, ट्रस्ट वर्दनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, सिटीजन। 7 स्टेप है, स्टॉप एंड थिंक, क्लैरिफाई गोल, डिटरमाइन फैक्ट एंड डेवलप ऑप्शन, कंसिडर कंसीक्वेंस, चूज, मॉनिटर एंड मॉडिफाई। ये 7 स्टेप माने जाते हैं डिसीजन मेकिंग मॉडल के, फ्रेंड्स। तो और गोल्डन रूल क्या है कि हेल्प व्हेन पॉसिबल, अवॉइड हार्म एंड प्रमोट मोरल जस्टिस। तो ये था मॉड्यूल B का कंप्लीट